के नाम लिखाते रहते हरी। কমপক্ষে 1 মিটারে দূরে finally square equals to 900 and minus 3. And go and it's हेलो मास्टर। हेलो।
बाकी तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नहीं कॉल रखा शायद मैंने, हो गया ना आगे आवाज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है आवाज है ना? आप लोग सब पहले से लिख देते हैं आवाज आ रही है सर ना, गुड मॉर्निंग कर लेते हो आप लोग। अच्छा है, ट्रेंड हो गए मतलब आप लोगों पर। मतलब टीचर से फेमिलियर होगा, टीचर क्या बोलने वाला है, क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना, ट्यूनिंग अच्छी हो गई इसका मतलब नहीं है ना। आवाज क्लियर है आपको ना? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। कल हमने स्टार्ट कर दिया था नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कल हमने स्टार्ट कर दिया था ना, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया था कल। मैंने डिराइव कर दिया था और डिराइव करके बता दिया था आपको कि भाई अब सवाल करने बाकी है अपने को ना। तो आसान होता है, बस लिखना ही है कि लाइन निकालने के लिए हमने ऑब्जर्व किया है हमेशा हमें दो चीजें चाहिए होती है ना, या तो सी और एम होता है, या पॉइंट स्लोप होता है, या दो पॉइंट होते हैं ना, या दो इंटरसेप्ट होते हैं, या फिर अल्फा और पी होता है ना। लाइन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है अपने को ना। यहाँ भी हमने देखा भाई या तो अल्फा पी है ना, पी का मतलब है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा का मतलब है वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है दैट इज नॉन एज अल्फा, और उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई। उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई। उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई। तो बस आगे कंटिन्यू करते हैं, सवाल करते हैं अपने ना। लिखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is, find the equation of a line which is at a distance of 5 unit from the origin. Find the equation of a line which is at a distance of 5 unit from the origin, which is at a distance of 5 unit from the origin and having slope -1 and having slope -1. Find the equation of a line whose distance from the origin is 5 unit and having slope -1. उसका slope -1 है और उसकी origin से distance दी हुई है ना। तो P तो क्लियर कट दिया हुआ है अपने को, P हमें दिया हुआ है कि लाइन की origin से distance दे रखी है 5 यूनिट। अब वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है ये दिया हुआ नहीं है, हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ होता ही नहीं है ना, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आना भी नहीं चाहिए, अपन भी ये एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए ना। तो अपन डायग्राम वगैरह बना के या मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल लेंगे ना। तो लाइन की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हमारे पास है तो नो डाउट हमारे माइंड में नॉर्मल फॉर्म आएगा ना। उसके अंदर जो है वो हम जानते हैं, अगर लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमारे पास है तो वी विल ट्राई टू यूज नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म का यूज करने की कोशिश करते हैं ना। तो बेसिकली दो आंसर आ सकते हैं हमारे ना, क्योंकि लाइन का स्लोप दिया हुआ है -1 के बराबर है और उसके डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट के बराबर है ना। तो हमें लाइन निकालनी है जिसकी डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से और उसका स्लोप दिया हुआ है ना। तो अच्छा, हम ये डिस्कस करते हैं कि दुनिया में ऐसी कितनी लाइन हो सकती है जिनका स्लोप -1 के बराबर हो। दुनिया में ऐसी कितनी लाइन हो सकती है जिनका स्लोप -1 के बराबर। लाइन का स्लोप अगर -1 के बराबर है, इसका मतलब उसका जो इंक्लिनेशन होगा, यानी tan थीटा अगर -1 के बराबर है तो थीटा इज 135 या थीटा इज 3π/4। तो अब दुनिया में ऐसे कितनी लाइन है जिनका स्लोप -1 हो सकता है ना? इनफाइनाइट लाइन है ना। मैं मान लो इस लाइन का स्लोप -1 मान लिया मैंने, मान लिया ये स्लोप -1 है, यानी ये इंक्लिनेशन 135 है, इसका स्लोप -1 आ गया। इसका स्लोप अगर -1 के बराबर है तो इसका स्लोप भी -1 के बराबर आएगा। इसका स्लोप भी -1 के बराबर आ सकता है ना। इसका स्लोप भी -1 के बराबर आ सकता है। जो भी लाइन पैरेलल है इनके, उन सबका स्लोप -1 के बराबर आएगा। तो इन सबके स्लोप -1 के बराबर है ना। तो ऐसी तो इनफाइनाइट लाइन है जिनका स्लोप -1 के बराबर है। अच्छा, ऐसी कितनी लाइन हो सकती है?
जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। दुनिया में ऐसे कितनी लाइन हो सकती है जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो? हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल which are at a distance of 5 unit from the origin? आंसर इज इनफाइनाइट। ऐसी इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। ठीक है, 4 तक भी आंसर सही था। किसी ने अगर 4 भी बोला है ना तो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत सोच पा रहा है वो ना। किसी ने 1 बोला है तो गलत बोला है, किसी ने 2 बोला है तो 2 माइंड में नजर आ रहा है उसके। 4 तक तो चलो ठीक है ना भाई। अगर हम चाहते हैं लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट 5 यूनिट हो तो एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए ना। जैसे लाइन ऐसा बना दूं, मान लो मैं ना, हमने ऐसा बना दिया भाई अगर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट हो सकती है, इसकी भी हो सकती है 5 यूनिट, इसकी भी 5 यूनिट हो सकती है, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 लाइन है, ऐसी दुनिया में इनफाइनाइट लाइन है जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है ना। अब वो कैसे समझें इसको भाई? हम कैसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन है? जरूरी नहीं ओरिजिन की बात करें, ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है जो किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन डिस्टेंस पर हो। ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है ना। देखो मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, और मैंने मान लिया कि सर्कल का सेंटर 0,0 है ना। कि हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल का सेंटर हमने मान लिया 0,0 और इसका रेडियस मान लो 5 यूनिट है। इसका रेडियस मान लिया मैंने 5 यूनिट। ये इसका सेंटर है ओरिजिन, ये हमने मान लिया 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अब जो भी इस सर्कल की टेंजेंट होगी ना, जो भी इस सर्कल की टेंजेंट होगी, हम जानते हैं भाई अगर सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो जो लेंथ आती है वो 5 यूनिट रेडियस के बराबर आती है ना। अब इस सर्कल की जो भी टेंजेंट है, जैसे ये सर्कल की एक टेंजेंट है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? 5 यूनिट के बराबर है ना। सर्कल की ये भी टेंजेंट है, ये भी एक सर्कल की टेंजेंट है, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट आ जाएगी ना। हम बात करें इसकी, ये भी एक लाइन है, ये टेंजेंट है, ये भी सर्कल की, ये भी सर्कल की टेंजेंट है ना। इसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? 5 यूनिट है ना। हम इसकी बात करें भाई, ये भी सर्कल की टेंजेंट बन जाएगी कैसे? इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट आ जाएगी। और भी इनफाइनाइट टेंजेंट है भाई, इस टेंजेंट की बात करें, ये भी टेंजेंट है, ये भी सर्कल की टेंजेंट है, ये भी सर्कल की टेंजेंट है, ये भी सर्कल की टेंजेंट है। सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है और इन सारी टेंजेंट की, इन सारी लाइंस की इस ओरिजिन से, इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कितनी आएगी? 5 यूनिट आएगी ना। तो इसका मतलब ऐसी इनफाइनाइट लाइन है जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो सकती है। ऐसी इनफाइनाइट लाइन है जिनका स्लोप -1 हो सकता है। अच्छा अभी बताओ ऐसी कितनी लाइन होंगी जो इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगी? स्लोप -1 के बराबर हो और ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। 2 लाइन आ जाएंगी ना भाई, एक ऊपर आ जाएगी और एक इधर आ जाएगी ना, एक ऊपर आ जाएगी और एक नीचे। तो हमें दोनों लाइन निकालनी है ना। तो ये ज्योमेट्रिकली समझा हमने, क्योंकि अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और डायग्राम वगैरह बना के अपन सोचेंगे तो विजुअलाइजेशन अच्छा रहेगा हमारे लिए, सोचने समझने में दिक्कत कम आएगी। हम अपने आप भी सोच सकते हैं, लंबे समय तक हमें याद रहेगा ना, तो दिक्कत कम आएगी मतलब अपने को ना। इसे डायग्राम बना के देखा हमने ना। अब हमें क्या है, जो पी है वो तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना, पी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है और हम बात करते हैं बस अल्फा निकालने की ना। तो मैंने डायग्राम बना लिया ऐसा, लाइन 2 पॉसिबल है, ये मालूम पड़ गया हमें लाइन 2 पॉसिबल है। ठीक है, समझने में टाइम लगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा निकाल लिया हमने। एक लाइन इधर आ सकती है, एक लाइन इधर आ सकती है ना। तो हम देख रहे हैं इन दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 यूनिट है, यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर हमने, यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। और अगर लाइन पैरेलल है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप -1 के बराबर है। लाइन हमें वही निकालनी है जिसका स्लोप -1 के बराबर। अब इसके लिए p बराबर कितना है? 5 है ना। इसके लिए भी p बराबर 5 है और इसके लिए भी p बराबर कितना है? 5 है ना। इसके लिए भी p बराबर 5 है ना। दोनों के लिए p बराबर 5 है ना। इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखी है हमें 5 यूनिट। इसके लिए p 5 हो गया और इसके लिए भी p बराबर कितना हो गया? 5 हो गया ना। अब अल्फा निकालना है हमें। अल्फा के बारे में जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं हमें ये वाला एंगल निकालना है ना, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल अल्फा है और अल्फा की रेंज पता है हमें, ये 0 से 2 पाई में होता है ना। अब किससे निकाले हैं? ये एंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें सवाल में एक जानकारी है, इसका स्लोप क्या है? -1 है। -1 का मतलब जो इंक्लिनेशन आ गया वो 135 आ गया, इंक्लिनेशन आ गया 135। अगर ये एंगल 135 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया ना, 180 हो गया ना। तो ये 45, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो गया? 45 हो गया ना। दिस अल्फा इज 45, तो ये अल्फा आ गया 45, यानी इस लाइन के लिए अल्फा बराबर 45 आ गया ना। अब इस लाइन के लिए निकाल लेते हैं ना। हम जानते हैं ये जो लाइन है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम देखें भाई ये एंगल अगर अल्फा है, अब इसके लिए निकालना है भाई, ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन के लिए अल्फा क्या होगा? तो अगेन अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर
from the positive direction of x axis and measured in anti-clockwise direction. ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, और हमें अगर इसके लिए अल्फा निकालना है तो अल्फा ये वाला एंगल हो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल चाहिए अपने को ना, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल इसके लिए अल्फा होगा ना, और इस एंगल को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो हम निकाल चुके, ये वाला एंगल हम निकाल चुके, 45 आ गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। ये वाला एंगल भी कितना आएगा, देखो 45 ही आएगा ना, वर्टिकली अपोजिट होगा ना भाई। अगर ये 45 तो फिर ये भी 45, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 और प्लस 45। तो इसके लिए अल्फा कितना हो गया, इसके लिए अल्फा हो गया 180 प्लस 45, पाई प्लस 5/4 हो गया इसके लिए अल्फा। बस अब रख दो यहाँ पर, ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिकली अपन कुछ कर नहीं रहे, डायग्राम से सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर कट हो गया होगा ना भाई, ये एंगल निकाल चुके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, तो वो 45 आया था, ये 45 हो गया, हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है ऐसे ना, तो पाई प्लस 45 हो गया। बस अब कैलकुलेट कर लो, यानी लाइन कितनी आ गई, अगर मैं इस लाइन को निकालना चाहूंगा तो एक्स कॉस अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा बराबर प्लस वाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर प्लस वाई साइन अल्फा बराबर 5, और हम जानते हैं इनकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से लाइन आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 5/√2, यहाँ से ऐसे निकाल लिया ना, और यहाँ निकाल लेंगे ना, अगर अल्फा को रखेंगे तो व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, व्हाट इज sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5√2। अगर आप रखोगे अल्फा की जगह अल्फा और p की जगह p रखोगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे और 1/√2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक लाइन वो आ जाएगी और एक लाइन ये आ जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिकली वो समझने में टाइम लगा अपने को, अब कभी सवाल दोबारा करेंगे तो टाइम लगेगा ही नहीं अपने को, डायग्राम बना के सवाल कर लिए। ये ज्योमेट्री का एडवांटेज होता है, कई बार डायग्राम वगैरह बना के डाटा आसान होता है ना, तो कैलकुलेट कर पाते हैं ना। मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते थे अपन, हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते थे। भाई हमें लाइन निकालनी है और हमें पता है भाई लाइन का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट, और जैसे लगा भाई लाइन की डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से 5 यूनिट, तो हमारे माइंड में एकदम स्ट्राइक कर गया कि भाई लाइन की इक्वेशन हमें नॉर्मल फॉर्म वाली यूज करनी है ना। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा n प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और p कितना दिया हुआ है 5, ये हमने एज्यूम कर लिया। भाई लाइन का इक्वेशन ये है ना, p तो दे रखा है हमें 5 के बराबर है ना, अब बस हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास एक जानकारी है कि जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप -1 के बराबर है, तो क्या करें, इसका स्लोप निकाल लें और इसको -1 के बराबर इक्वेट कर देना। हम जानते हैं यहाँ जो अल्फा है वो लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, यहाँ जो अल्फा है वो लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, और ये जो अल्फा है वो परपेंडिकुलर बना रहा है, और उसकी रेंज क्या होती है 0 से 2 पाई होती है ना। तो हम क्या करें, अल्फा निकालने के लिए स्लोप निकाल लेंगे। अब स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकालने के लिए क्या करें, इसको y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस का x cos अल्फा और प्लस 5, इसको y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ तो y चाहिए हमें, तो sin अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो sin अल्फा से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू x और प्लस 5 अपॉन sin अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो लाइन आ गई y इज इक्वल टू m x प्लस c, इस फॉर्म में आ गया। तो स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप आ गया माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, और हम जाए हमें दिया हुआ है कि लाइन का स्लोप कितना है, -1 के बराबर है, तो इस लाइन का स्लोप ये है और हमें दे रखा है -1 के बराबर, तो यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से कितना आ गया, cot अल्फा इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं भाई अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वैसे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन हम जानते हैं भाई अल्फा की रेंज ही है ना, तो इस इंटरवल में हमें ये निकालना है, यानी एक तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका अपने को। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, अगर हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस इंटरवल में निकालते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं। और उस इंटरवल में cot अल्फा 1 कितनी बार हो सकता है, cot अल्फा पॉजिटिव कितनी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल ही आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो पाई से बड़ा होता है, तो पाई प्लस 5/4 आ जाएगा। तो बस इन्हें अल्फा की दोनों वैल्यू को बारी बारी से रख देंगे है ना, और दोनों आंसर आ जाएंगे। तो मैथमेटिकली भी निकाल सकते थे, मतलब अपन अगर अपन ज्योमेट्रिकली सोचते तो हो सकता है हमारा आंसर एक ही आता, लेकिन अगर अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करते और सारी जानकारी अपने पास अप्रोप्रिएटली होती तो फिर हमारे से आंसर में गलती नहीं आती ना। ज्योमेट्रिकली अगर अपन सोच नहीं पाते कि भाई एक लाइन आएगी कि 2 लाइन आएगी ना, तो फिर ये, वरना ऐसे मैथमेटिकली भी अपन इसको निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से परपेंडिकुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं ना, और हमारे ज्यादा सवाल बनते नहीं है इसमें, क्योंकि आसानी से पकड़ में आ जाता है। पी निकाल लो, अल्फा निकाल लिया अपन ने, तो कैलकुलेट करके इसको निकाला जा सकता है ना। जब भी आपको लगे मैं लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है वो निकाल सकता हूँ, तो हमेशा हम लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
अब जो है हमने काफी सारे फॉर्म पढ़ लिए, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा है ना, तो ये 3 फॉर्म हमारे पास ज्यादा जरूरी होते हैं ना भाई। जैसे मान लो हम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं ना, एक तो ये पढ़ा हमने, एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 पढ़ा, और एक पढ़ा हमने भी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इनमें कहीं पॉइंट की जरूरत नहीं होती है ना, इनमें कहीं पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को देख रहे हैं अपन, यानी ये भी लाइन है, सबन पढ़ते हैं ना, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, से मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमसे कहा जा रहा है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऐसे लिख देते हैं अपन, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अब दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सब यहाँ से आ जाएगी ना, ये भी यहाँ से आ जाएगी, ये भी यहाँ से आ जाएगी, ये भी यहाँ से, सब यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे हम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इस फॉर्म का नाम पता है अपने को, जनरल फॉर्म, जो इन सबको रिप्रेजेंट कर लेना, उसको लिख रहे हैं अपने ना, फिर उस जनरल फॉर्म को इनमें कन्वर्ट भी कर लेंगे चाहेंगे तो ना। लिखिए आप, द इक्वेशन ax प्लस by, द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 is the general equation of first degree. The equation ax plus by plus c बराबर 0 is the general equation of first degree in x and y, is the general equation of first degree in x and y, and it always represents a straight line, is the general equation of first degree in x and y, and it always represents a straight line. जानते भी हैं, 10 क्लास से सुनते हुए आते हैं अपन, हम जानते हैं 1 डिग्री का जनरल इक्वेशन है। अगर हमसे कहा जाए कि x y में 1 डिग्री का इक्वेशन लिखो आप, तो ये उसका जनरल फॉर्मेट है ना। इक्वेशन को 1 डिग्री का बोलने का मतलब उसकी मैक्सिमम डिग्री, कोई से भी टर्म आ रही हो, कितनी भी टर्म आ रही हो, उनमें जो मैक्सिमम डिग्री होगा 1 होगा। सब अपन बोलते हैं ना इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसका मतलब जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है ना, 2 से बड़ी डिग्री नहीं हो सकती। तो हम बोल रहे हैं दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, and it always represents a straight line provided both a and b should not be equal to 0 simultaneously, and it always represents a straight line provided a and b should not be 0 simultaneously। ये दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। दिख रहा है अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर या तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा या एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ना, तो फिर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना। हाँ ठीक है, अगर a 0 हो जाए, बस c से तो मतलब ही नहीं अपने को, c 0 हो या नॉन 0 हो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल रहे हैं भाई ऑलवेज लाइन आएगी, बस एक बात ध्यान रखनी है कि a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं आने चाहिए ना, क्योंकि फिर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब अगर मान लो अपन माने कि भाई a 0 हो जाए, b नॉन 0, अगर a 0 हो जाएगा तो लाइन आएगी y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में, वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। अगर मैं b को 0 कर दूंगा तो लाइन आएगी x इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में, वर्टिकल आ जाएगी। और अगर दोनों नॉन 0 है तो लाइन इंक्लाइंड आ जाएगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, ना वो पैरेलल आएगी और ना वो जो है परपेंडिकुलर आएगी x एक्सिस के। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। लेकिन इट स्लोप इज, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, ये जनरल फॉर्म हो गया ना, यानी ये सारी फॉर्म यहाँ से आ सकती है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब लाइन 1, जो लाइन 1 है उसका स्लोप लिख रहे हैं ना। अब ठीक है, लाइन का स्लोप निकालने के लिए अपन क्या करा अभी तक, अभी भी आपको स्लोप निकाल के दिखाया, पहले भी निकाल के दिखाया था ना। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख दो तो स्लोप आ जाएगा। लेकिन अपन क्या है, लाइन अगर ऐसे लिखी हुई हो ना तो इसको देखकर भी स्लोप निकालना आना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं अपन। अभी तक हमने क्या करा भाई, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और तक कंपेयर कर लिया, जो m की जगह लिखा होगा स्लोप हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, माइनस a अपॉन b, इसका जो स्लोप होगा, ताकि बार बार कन्वर्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं होना। तो लाइन अगर ऐसे लिखा हुआ है, x का टर्म फिर y का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। जनरलाइज करना चाहें तो माइनस की जगह माइनस रहेगा। a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब है लाइन में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y। लाइन में जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको ऊपर लिख दो और जो y का कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो ना, तो स्लोप आ जाएगा माइनस a बाई b। और जनरल फॉर्मूला ये हो गया, इस तरह की कोई लाइन लिखी हुई हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, भाई कभी यहाँ c लिख दें या मान लो c लिख दें या d लिख दें या e लिख दें, तो कंफ्यूजन नहीं हो भाई a बाई b तो कैसे आएगा फिर। अब जनरल फॉर्मूला हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। आया बेसिकली उससे है, फिर हम डायरेक्ट याद रख लिया ताकि बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़े। वो तो कन्वर्ट करेंगे ना अभी अपन, तो क्या आ जाएगा by इज इक्वल टू माइनस ax प्लस c आ जाएगा, माइनस ax माइनस c। इसको मान लो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं मैं, तो भाई y का टर्म ने इधर रख लिया, बाकी उधर इंटरचेंज कर लिया। अब हमें तो y चाहिए यहाँ, तो y से डिवाइड b से डिवाइड कर दो आप, तो माइनस का a अपॉन b इंटू एक्स और प्लस माइनस का c अपॉन b आ गया ना, ऐसा आ गया।
तो स्लोप कितना आ गया माइनस ए बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन का हमने इस लाइन को ऐसे लिख लिया, इसको फिर ऐसे लिख लिया, यानी इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब इसका स्लोप तो ये आ गया, और ये क्या आ गया इसका वाई इंटरसेप्ट। मैंने बताया भी था आपको किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू मतलब एक्स बराबर 0 रख दो, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई बराबर 0 रख दो, एक्स आ जाएगा ना, है ना। और एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई को 0 कर दो, वाई इंटरसेप्ट निकालना हो एक्स को 0 कर दो, तो ऐसे निकाल लिया अपन ने ना, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, इसका स्लोप निकालना आ गया अपने को ना। अब हमें क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इनमें कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं कई बार वो कि एक्सप्रेस जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। इनमें एक्सप्रेस करना सीखेंगे अपन ना। स्लोप बता दिया, फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको ना, और मैंने बता दिया कैसे आता है ना, ताकि बार बार हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़े ना। तो लिखें एक्सप्रेस जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, express general equation of a line in slope intercept form, या लिख रहे express general equation of line in following forms, in following forms। फर्स्ट है slope intercept form, slope intercept, slope intercept form, express general equation of line in following forms। फर्स्ट है slope intercept form, सेकंड हम कन्वर्ट करेंगे उसको intercept form के अंदर, intercept form, and third is normal और perpendicular form। नॉर्मल बोले या परपेंडिकुलर फॉर्म बोले एक ही बात है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, इनमें कन्वर्ट करना सीखेंगे ना। तो बड़ा आसान है, इसमें तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं अपन बार बार है ना, बार बार कन्वर्ट कर ही रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें देखेंगे भाई, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा अपने को कैसे कन्वर्ट करेंगे ना। तो अपन एक सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। लिखिए आप सवाल लिखें, एक्सप्रेस x plus y root 3 plus 7 is equal to 0। express x plus y root 3 plus 7 is equal to 0 in slope intercept, intercept and normal form। इसको इनमें कन्वर्ट करना, तो पहले तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप है ना, फर्स्ट फॉर्म में तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा आसानी से। एक्सप्रेस दिस लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म, इनमें एक्सप्रेस करना है ना। तो फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो इसको देखते जाओ भाई, जैसे ही लिखा हुआ है ना वैसा लिख दो, वाई का टर्म इधर रख लो, बाकी दोनों को उधर ले जाओ। इसमें एक्स और वाई का टर्म यहाँ रहेगा और उधर रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी क्या रहेगा 1 रहेगा ना। इसकी बात करेंगे अपन नॉर्मल फॉर्म में, बता दूंगा आपको करके ना, बाकी ऐसे निकाल सकते हैं उसको ना। तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अभी मैंने बताया भी है आपको ना। इसका स्लोप बराबर निकाल सकते हैं अपन, स्लोप कितना हो जाएगा इसका वैसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कभी इसका स्लोप निकालना हो अपने को तो स्लोप फटाफट ऐसे निकाल लेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए अपन y इक्वल टू mx प्लस c का इंतजार नहीं करेंगे ना, वो तो कभी आ जाए भाई आपके भाई बोर्ड वगैरह में आ जाए, वैसे एक्सप्रेस करो आप है ना, स्कूल के एग्जाम वगैरह में आ जाए तो एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने को, कई बार वो एक्सप्रेस करवा लेते हैं ना। तो कर सकते हैं भाई, ये आएगा y रूट 3 और इजिकल टू माइनस एक्स माइनस 7, ये ऐसा आ गया ना। तो रूट 3 से डिवाइड कर दो उसको, तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन रूट 3 और माइनस 7 अपॉन रूट 3। अब उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी फॉर्म में लिख दो आप, तो y इजिकल टू m को अलग कर दो क्योंकि x को अलग करना है अपने को, x प्लस साइन लगाना है प्लस c, x प्लस c आ गया ना। और कन्वर्ट करने के बाद हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, व्हाट इज m, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1 अपॉन रूट 3, यानी इसका इंक्लिनेशन निकालना तो निकाल। और व्हाट इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज -7 अपॉन रूट 3। इसका स्लोप आ गया हमारे पास और इसका y इंटरसेप्ट आ गया। वैसे y इंटरसेप्ट निकालने का मैंने तरीका बता रखा ना भाई, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है, y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब ये भाई, ये निकाल रहे हैं ना, इसको एक्सप्रेस कर दिया बस है ना, एक्सप्रेस करिए। उन्होंने कहा एक्सप्रेस करो तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब चाहे लाइन को ऐसे लिखे हैं, चाहे ऐसे लिखे हैं, चाहे ऐसे लिखे हैं, चाहे ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है ना, ये एक्सप्रेस करके दिखा दिया उन्होंने। अब एक्सप्रेस करने के बाद स्लोप निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब ऐसा नहीं कि लाइन का y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, लाइन का स्लोप निकालने के लिए ऐसा कर। अब स्लोप निकालने का तरीका जानते भी अपन, फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया अपन ने, वो ठीक है, वो ऐसा ऑब्जर्व करके डेवलप करा, लेकिन डेवलप कर लिया। y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब y की वैल्यू, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ना भाई, अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो भी जरूरी नहीं है इसको कन्वर्ट करें ऐसे, वो तो कभी आ जाए स्कूल वगैरह के एग्जाम में आपके, इसको एक्सप्रेस करो,
तो एक्सप्रेस करके दिखा दिया एग्जैक्टली m x फिर प्लस फिर साइन। अब मान लो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना हो तो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब x बराबर 0 रख दो, तो अपने आप कितना आ जाएगा -7/√3 आ जाएगा। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y बराबर 0 रख दो, x बराबर कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। इसको देखकर डायग्राम भी बना सकते हैं अपन, रफ डायग्राम। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, लाइन का डायग्राम ऐसे बनेगा इसका मतलब। और देखते लग रहा है इसका y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आएगा और x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आएगा ना। अब इसमें आ जाते हैं हम, इसमें कन्वर्ट करना है हमें, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए जैसा वो लिखा हुआ है वैसा लिखते जाओ। क्या लिखा हुआ है ऊपर x, जो भी कुछ है नीचे x के, फिर प्लस फिर y लिखा हुआ है, फिर जो भी कुछ है वो नीचे इज इक्वल टू 1। यानी x y का टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में है, उधर कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट भी क्या है 1 है हमारे पास है ना। तो पहले क्या करो x y के टर्म को तो यहाँ रख लो और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, और उधर ले जाने के बाद उस कांस्टेंट को 1 बनाना पड़ेगा अपने को ना। तो मैंने x y का टर्म तो यहीं रोक लिया और उसको देखते जाओ आप, जैसे वो लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली वैसे लिखना है ना। ये एक्स वाई का टर्म रोक लिया हमने, कांस्टेंट टर्म को वहां अब हमें तो 1 चाहिए यहाँ पर है ना, वहां 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 लाने के लिए क्या करें -7 से डिवाइड कर दो। तो ये -7 से डिवाइड कर दो भाई आप, ये -7 से डिवाइड कर दिया ना, उधर के आ गया 1 आ गया। तो क्या उस फॉर्मेट में आ गया, देखते हैं, देखें इक्वल टू 1 तो आ गया। ऊपर चाहिए मैं x, सिर्फ x अपॉन a, ये ऐसा आ गया। प्लस साइन चाहिए बीच में, प्लस साइन आ गया। y चाहिए ऊपर हमें, ऊपर तो लेकिन √3 है, वहां तो कोई √3 है नहीं, वहां तो y लिखा हुआ। अब क्या करें √3 को डालना है, नीचे लेके आ जाओ उसको ना, इसको नीचे लेके आ गए। तो ऐसा एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखा हुआ है अभी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब जो x के नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट है और जो y के नीचे होता है वो y इंटरसेप्ट। वो तो अपन ऐसे लिख देंगे ना कभी, अभी अपन ऐसे लिख देंगे, मान लो कभी ऐसे लिख दिया मैंने, तो व्हाट इज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट b के बराबर है और y इंटरसेप्ट क्या है वो a के बराबर है ना। जो x के नीचे होगा वो x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे होगा वो y इंटरसेप्ट, पर ऐसे निकल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी लाइन का मैं x और y इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ऐसा नहीं है ना। दिख रहा है यहाँ से x इंटरसेप्ट हमारे पास -7 है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7/√3। वो तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या तब करो, वरना x इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ से क्या करो y बराबर 0 रख दो, और जैसे y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। ये x इंटरसेप्ट आ गया, देखो y इंटरसेप्ट निकालना हो मतलब y की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 0 रख दो और x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा -7/√3 आ जाएगा। तो वो तो कभी एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे अगर आपको तो एक्सप्रेस करना है, वरना स्लोप निकालने के लिए, इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इंटरसेप्ट y जरूर नहीं इनको कन्वर्ट किया जाए, बिना कन्वर्ट करे भी निकाल सकते हैं ना। अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं ना, थर्ड वाले को देखते हैं ना, तो उसमें निकाल सकते हैं अपन ना। उसको निकालने के लिए ध्यान से देखें अगर अपन, तो ऐसा निकाला जा सकता है। इसको भी ध्यान से देखो भाई कैसे लिखा हुआ है ना, हम देख रहे हैं भाई ये जो कांस्टेंट है, लाइन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये जो कांस्टेंट है ये लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, और अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है ना। तो हमें x का टर्म चाहिए, y का टर्म चाहिए और उधर चाहिए कांस्टेंट, और इंपॉर्टेंट है कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई, जरूरी नहीं है 1 हो, यहाँ तो 1 था, यहाँ जरूरी नहीं है 1 होना, लेकिन वो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा और जो है वो हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहले यहाँ हमारे पास लाइन ये थी x + y√3 और +7 बराबर 0 था। तो सबसे पहले क्या करो कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, x और y के टर्म को रोक लो, यहाँ पर x और y के टर्म को रोक लिया हमने ना, और कांस्टेंट टर्म को उधर ले गए अपन। अब ये 1 तो नहीं चाहिए, हम ये तो नहीं बोल रहे 1 चाहिए, यहाँ तो 1 चाहिए था अपने को, यहाँ 1 नहीं चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चाहिए, लेकिन वो क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा इसलिए इसको पॉजिटिव करना कंपलसरी है। तो क्या करें भाई, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर इक्वेशन में ऐसा होता तो कोई दिक्कत भी नहीं आती, जिसे अपन इंटरचेंज करते तो यहाँ अपने आप +7 आ जाता है ना, लेकिन हमारे पास ये था तो हमने कांस्टेंट को इंटरचेंज करा, लेकिन हम जानते हैं भाई ये ओरिजिन से डिस्टेंस बनेगी इसलिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, इसलिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब लग रहा है भाई ये तो p बन गया, अब जो x का कोफिशिएंट होगा वो cos अल्फा बन जाएगा, और हम देखें अगर x का कोफिशिएंट कितना है -1 और y का कोफिशिएंट कितना है sin अल्फा, वो -√3 के बराबर है, और लग रहा है कि p बराबर कितना आ गया 7 आ गया। चलो ये तो लग जाएगा p बराबर 7 है, लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से 7 हो सकती है, चलो cos अल्फा भी -1 आ जाएगा, लेकिन sin अल्फा कभी -√3 नहीं आ सकता। हम जानते भी है ना cos अल्फा जब भी -1 आएगा तब sin अल्फा हमेशा क्या आता है 0 आता है ना। सब बहुत समझाया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत मन से पढ़ाया हर चैप्टर आपको है ना, कहीं भी कोई घास निकाली कोई बला निकाली आपके लिए ना। cos अल्फा -1 का आता है यहाँ पर पाई के ऑड मल्टीपल पर, और इन एंगल्स पर साइन क्या आता है 0 आता है ना, यहाँ cos अल्फा 1 आता है, यहाँ cos अल्फा -1 आता है, और इन एंगल पर जो आता है, लेकिन ये साइन कभी -√3 के बराबर नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है कि भाई यहाँ पॉजिटिव कर दो और जो बचेगा वो cos अल्फा बन जाएगा, वो sin अल्फा बन जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं भाई जो x का कोफिशिएंट है वो cos अल्फा बने और sin अल्फा बने ना, तो हम जानते हैं sin अल्फा cos अल्फा की रेंज क्या होती है -1 से 1 होती है ना। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया था आपको कि अगर कभी इस तरह का एक्सप्रेशन हो a sin x + -b cos x,
इसकी रेंज निकालना जानते हैं अपने ना, हम जानते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो क्या करते हैं, वो प्रूफ बताया था हमने आपको, उसके लिए क्या करते हैं, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ना। उससे फायदा क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हम साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट है, एक तो ये -1 से 1 में आ जाएंगे और एक अगर साइन होगा तो दूसरा कॉस बन जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बता रखा है ना टिक्नोमेट्री में आपको। साइन में कन्वर्ट करने का मतलब साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भाई एक टर्म तो साइन का चाहिए, एक टर्म कॉस का, एक कॉस का और एक साइन का। अब जो एंगल यहाँ साइन का है वो एंगल कॉस का तो है, तो मतलब मुझे यहाँ कॉस बनाना है, इसको कॉस बनाना है और इसको बनाना है मुझे साइन। अब देखो अगर ये कॉस बनेगा ना तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये बेस का रोल प्ले करेगा ए, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है अभी। और अगर ये साइन बनेगा तो ये रोल करेगा, ये रोल प्ले करेगा परपेंडिकुलर का। इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको साइन में, तो कॉस के अंदर न्यूमरेटर में क्या आता है, बेस, यानी ए बेस का रोल प्ले करने वाला है। ये साइन में कन्वर्ट करेंगे तो बी परपेंडिकुलर का रोल प्ले करने वाला। अब अगर ये बेस का रोल प्ले कर रहा है, वो परपेंडिकुलर का, व्हाट इज हाइपोटेनस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं ना। टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सोल्व की थी हमने इस तरह से ना, ये मल्टीप्लाई भी कर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ऐसे ये मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाए, अगर ये कॉस है, अगर ये कॉस है, ये जो वैल्यू लिखी है ना अपन ने, डिवाइड करने का फायदा होता है, ये वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप सोचना कर जाएगी, ये 1 से बड़ा कभी नहीं आ सकता, -1 से कम नहीं आ सकता, ये पहले ही बता रखा है टिक्नोमेट्री में आपको ना, ये 1 से कभी कम नहीं, बड़ा नहीं आ सकता, -1 से कम नहीं आ सकता, ऐसे ये 1 से बड़ा कभी बड़ा नहीं आ सकता और -1 से कम नहीं आ सकता। और इनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूंगा, इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा वापस, यानी अगर ये साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है तो वो साइन थीटा है। ये फायदा होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने का। तो अपन ने क्या कांस्टेंट टर्म तो पॉजिटिव कर दिए, अब चाहते हैं साइन कॉस बने, तो हमने क्या करा, ये इंश्योर करना है कि कॉस का जो कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है वो -1 से 1 के बीच में रहे। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करने के बाद दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स, क्योंकि इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से आ गया भाई, हम इस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, ये मान के चल रहे हैं जनरल इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, इसको कभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो पहले कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज कर लेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे, उसके बाद एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंश्योर करने के लिए कि वो -1 से 1 के बीच में है, हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वे ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि अपन इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको a मान लेंगे, जो y का कोएफिशिएंट उसको b मान लेंगे और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और व्हाट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर दिस, वो कितना हो गया, अंडर रूट, ये तो 1 आएगा और ये 3 आ जाएगा तो 2 आ गया ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करने के बाद x और y के कोएफिशिएंट को -1 से 1 के बीच में लाने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और वो कितना आ गया, 2 आ गया, a बराबर -1 है, b बराबर -√3 है, तो 2 आ गया है ना, और 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो ना। जैसे अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, देखो आप, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा -x/2 -y√3/2 और इज इक्वल टू 7/2। पर इसको सिस्टमेटिकली लिख लो आप, है ना, इसको ऐसे लिख लिया, x इंटू -12 प्लस y इंटू -√3/2 और इज इक्वल टू 7/2, इसको हमने ऐसा लिख लिया ना। बस आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई है ना, और इनकी स्क्वायर अगर मैं ऐड करूंगा, इनकी स्क्वायरिंग करके अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा मतलब। अब जो x का कोएफिशिएंट हम तो उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जो x का कोएफिशिएंट हमारे पास है वो कितना हो गया, cos अल्फा हो गया, देयरफॉर अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में आ गया, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 sin अल्फा इज इक्वल टू -√3/2 और p इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 आ गया, p इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। अब ये तो क्या है, ये तो लाइन की, और हालांकि हमें किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अब तक नहीं पढ़ा हमने, लेकिन फिर भी अगर हम लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये cos अल्फा हो गया, sin अल्फा हो गया, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो p की जगह लिखा हुआ है, दिस p विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब चाहे इस लाइन की बात करें, चाहे इस लाइन की बात करें या इस लाइन की बात करें, ये एक ही तो लाइन है भाई, अलग अलग लाइन थोड़ी है, ये हमने इसी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखा है ना, इसी लाइन को कभी इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसी लाइन को कभी इसमें कन्वर्ट कर दिया, कभी इसमें कन्वर्ट कर दिया,
तो इस लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 7/2 आ गई ना। इसी लाइन को हमने कन्वर्ट किया, इसी लाइन को लिखने का तरीका चेंज किया है अपन ने ना, और इस लाइन को हमने ऐसा लिख दिया ना, ऐसा लिख दिया तो भाई नॉर्मल फॉर्म में हो गई ना। यानी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई, 7/2, और वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल निकाल सकते हैं ना। अब हम देख रहे हैं cos अल्फा भी नेगेटिव है, sin अल्फा भी नेगेटिव है। ये अल्फा क्या है, वो एंगल होता है जो लाइन हम ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो जो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है वो एंगल होता है ना। उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई। अब ध्यान से देखें भाई, ये cos अल्फा भी नेगेटिव, sin अल्फा भी नेगेटिव, तो इन दोनों के साइन देखने से मालूम पड़ा कि cos अल्फा और sin अल्फा नेगेटिव है, तो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा इसका मतलब। और अल्फा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला एंगल क्या होता है, पाई प्लस, वो पाई प्लस हो जाएगा ना। अब इन माइनस साइन का तो यूज कर लिया भाई हमने, इन दोनों के माइनस साइन देखकर ही पता लगा कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अल्फा की वैल्यू पाई से बड़ी आएगी, इसलिए पाई प्लस कर दिया। अब माइनस साइन का तो यूज खत्म हो गया। अब मान लो इसका माइनस साइन भूल जाओ, आप भूल गए माइनस साइन, तो cos अल्फा हाफ, तो एक्यूट एंगल बताओ पाई/3, या इसका माइनस साइन भूल जाओ, sin अल्फा √3/2, तो बड़ी एक्यूट एंगल पाई/3, तो अल्फा क्या हो गया, पाई प्लस पाई/3 हो गया, और p बराबर कितना हो गया, 7/2 हो गया। यानी इस लाइन का डायग्राम ऐसा बनेगा ना, क्योंकि इस जो अल्फा आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस लाइन का डायग्राम ऐसा बनेगा। ये डिस्टेंस दे रखी है 7/2, ये डिस्टेंस 7/2 है ना, ये डिस्टेंस तो 7/2 हो गई, और ये जो एंगल आ गया, ये एंगल तो पाई हो गया, ये एंगल कितना आ गया, पाई/3, तो एंगल हो गया अल्फा प्लस पाई/3 हो गया। ये लाइन का डायग्राम ऐसा बनेगा ना। तो ऐसे इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आगे काम आएगा हमारे पैराबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर, की जरूरत पड़ेगी अपने को ना। लाइन में जो भी अक्षर पढ़ रहे हैं ना, अपन लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, रोज एक एक अक्षर जो पढ़ रहे हैं वो काम आएगा ना। आपको एक एक अक्षर को पकड़ लेना है और उनके माइंड में सेट कर लेना है ना। माइंड, आंख बंद करें, हमारे माइंड में आ जाए भाई ऐसा होता है भाई इनके अंदर ना। तो लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आगे भी काम आएगा हमारे ना। ऐसे कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके निकाल लिया। एक सवाल करो आप, अपने आप करो उसको ना। एक्सप्रेस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 इन नॉर्मल फॉर्म। इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है अपने को ना। एक्सप्रेस दिस लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, इसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बाकी में तो कर सकते हैं, बाकी में तो आसान होता है ना, तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, फटाफट कन्वर्ट करके निकाला जा सकता है ना। तो पहले हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है ना, उसमें p होता है ना, तो x माइनस वाई इजिकल टू -1। अब इसको पॉजिटिव करना है अपने को पहले, क्योंकि ये p का रोल प्ले करेगा ना, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, √a² प्लस b² से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ना, है ना। √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, √a² प्लस b², √a² प्लस b² इज √2, √2 से डिवाइड कर दो ना। a इजिकल टू -1 है, b इजिकल टू 1 है, तो ये आ जाएगा ना। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, -x/√2 और प्लस y/√2 और इजिकल टू 1/√2, ये ऐसा आ जाएगा ना। पर इसको लिख लिया हमने, x इंटू -1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 और इजिकल टू कितना आ गया, 1/√2 आ गया ना। अब कंपेयर कर लिया इसको ना, तो cos अल्फा बराबर कितना आ गया, cos अल्फा इजिकल टू आ गया -1/√2, sin अल्फा कितना आ गया, sin अल्फा आ गया 1/√2 के बराबर, और p बराबर कितना आ गया, p बराबर 1/√2 आ गया। अब हमें अल्फा निकालना है, p तो निकाल ही लिया, यानी इस लाइन की डिस्टेंस निकाल ली हमने ओरिजिन से, और ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई, अगर हमसे कहा जाए इस लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी अपने पास, फॉर्मूला भी बताएंगे आपको ना। अभी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, वो 1/√2 आ गई ना। अब अल्फा निकालना है अपने को, तो अल्फा निकालने के लिए अल्फा की रेंज जानते हैं हम, बार बार बोल रहे हैं रेंज, अपन अल्फा की रेंज होती है 0 से 2 पाई। ये अल्फा लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है,
लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है उसकी रेंज तो क्या होती है, 0 to पाई होती है ना। ये तो वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है उसकी रेंज है ना। अब हम देख रहे हैं भाई कॉस अल्फा तो नेगेटिव है और साइन अल्फा पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बताओ कि कॉस अल्फा नेगेटिव आ जाए और साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाए? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। अब जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो पाई से छोटा आता है ना। जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो एंगल पाई से छोटा आएगा, तो पाई माइनस कर दिया अपन ने ना, क्योंकि एंगल पाई से कम आएगा। अब इस माइनस साइन का यूज कर लिया, इन दोनों के साइन देखकर ही पता लगाया हमने कि भाई हमारा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, अब माइनस साइन को भूल जाओ आप भाई। अगर साइन अल्फा है तो एक्यूट एंगल कितना है, पाई/4। माइनस साइन को भूल जाऊं, cos अल्फा 1/√2 आ जाए, एक्यूट एंगल पाई/4, तो एक्यूट एंगल पाई/4 आ गया। तो अल्फा कितना हो गया, 3 पाई/4, और p बराबर कितना हो गया इसके लिए, p बराबर हो गया 1/√2। अब अल्फा और p को देखकर भी डायग्राम बना सकते हैं अपन। लाइन का डायग्राम तो बनाना आता ही है अपने को, एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो, इसको देखकर भी बना सकते हैं। भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइन ऐसे बनेगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो आ गई 1/√2, ये डिस्टेंस 1/√2 होगी, और ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा पाई से छोटा, ये 3 पाई/4 हो जाएगा, लाइन ऐसे बन जाएगी ना। यानी अल्फा और p को देखकर भी डायग्राम बना सकते हैं अपन। तो इस तरह से लाइन को कन्वर्ट करना आ गया अपने को ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हमें लाइन का स्लोप तो निकालना आ गया, हम लाइन के बीच में एंगल निकाल लेते हैं ना। जब भी अपन एंगल की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल की बात करते हैं ज्यादातर, है ना। भाई दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में फिर एक ही एंगल आएगा, और वो एंगल है 90 डिग्री का, है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में एक ही एंगल है, चाहे ये वाला एंगल निकाल लो, चाहे ये वाला एंगल निकालो, 90 डिग्री आएगा। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में दो एंगल आते हैं हमेशा ना। एक एक्यूट एंगल आएगा, एक ऑब्टूज एंगल आएगा। ये वाला एक्यूट एंगल है और ये वाला ऑब्टूज एंगल है ना। और अगर एक्यूट एंगल पता होगा, ऑब्टूज एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। या ऑब्टूज एंगल पता होगा तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दो ना। तो हम क्या करेंगे, दो लाइन जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ऑब्वियस सी बात है, दो लाइन अगर पैरेलल आ जाएंगी तो उनके बीच में एंगल 0 आ जाएगा, उनको निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। और लाइन पैरेलल चेक करना आता है अपने को, लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर मैं चेक करना हूँ लाइन पैरेलल है क्या भाई, तो उनके स्लोप निकाल लो। अब तो स्लोप निकालने का तरीका भी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई से निकाल भी सकते हैं ना। तो हम देख रहे हैं भाई दो लाइन के बीच में हम एक्यूट एंगल का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। हम तो हर बार एक्यूट एंगल निकाल लेंगे, वो बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, हम एक्यूट एंगल निकाल के बैठ जाएंगे। लगेगा ऑप्शन में नहीं है एक्यूट एंगल, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, या जो एक्यूट एंगल आएगा उसको 180 में से माइनस भी कर देंगे, और दोनों एंगल हमारे पास रख लेंगे हम। तो दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों को टिक कर देंगे, कोई एक ऑप्शन में होगा तो एक को टिक कर देंगे ना। सब्जेक्टिव में अगर आंसर लिखना होता है ना अपने को, तो जनरली अपन एंगल का मतलब एक्यूट एंगल मान के चलते हैं ना। ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई कहीं लिखा हुआ हो ऐसा स्वर्ण अक्षरों में ना कि भाई एंगल का मतलब एक्यूट एंगल होता है। जनरली ये देखा जाता है आंसर वगैरह देख कर ना कि भाई एंगल का मतलब एक्यूट एंगल मान लेते हैं अपन। वो लिखने में भी समय कम लगता है, एक 30 डिग्री लिखो आप, एक 150 डिग्री लिखो, तो 30 डिग्री से लिखते हैं, इसलिए जनरली आंसर एक्यूट एंगल में लिखा जाता है ना। वरना अपन तो दोनों निकाल लेंगे, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है ना, दोनों होंगे दोनों को टिक कर देंगे ना, एक होगा तो कोई एक को टिक कर देंगे ना। अब एक्यूट एंगल के फॉर्मूला डेवलप करते हैं वरना। हेडिंग डाली हमने एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तभी उनके बीच में एंगल निकालेंगे अपन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिख लें इफ m1 and m2 आर द स्लोप्स ऑफ, if m1 and m2 are the slopes of two lines, if m1 and m2 are the slopes of two lines and theta be the acute angle between them, if m1 and m2 be the slope of two lines and theta be the acute angle between them, and theta be the acute angle between them, if m1 and m2 be the slope of two lines and theta be the acute angle between them, and theta be the acute angle between them, then के बाद नेक्स्ट साइन से लिखेंगे then tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये से लगा दिए। m1 का मतलब किसी एक लाइन का स्लोप m1 है, दो लाइन दे रखी होंगी हमें तो ना, उनके स्लोप निकालना सिखाई दिया आपको ना, बिना y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट किए भी स्लोप निकाल सकते हैं अपने ना। तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। मॉड क्यों लगा रखा है, अगर मॉड लगा रखा है तो हम जानते हैं मॉड पढ़ रखा है हमने ना, मॉड के अंदर चाहे a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस से लिखो एक ही बात है, a माइनस बी का मॉड निकालो या b माइनस ए का मॉड निकालो एक ही बात होती है। तो दो लाइन दे रखी होंगी, किसी एक के स्लोप को m1 मान लेंगे, किसी एक के स्लोप को m2 मान लेंगे, किसी के स्लोप को भी m1 मान लो, किसी के स्लोप को भी m2 मान लो। तो फॉर्मूला आएगा m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 m2। हम जानते हैं ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है ना। और दो लाइन अगर पैरेलल है उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है ना। तो जैसे दो लाइन पैरेलल होंगी तो थीटा 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 आएगा तो ये भी 0 होना चाहिए, और ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाला 0 हो जाए तो m1 बराबर m2 आ गया। लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड होना चाहिए, नीचे वाले को 0 कर दो तो m1 m2 बराबर क्या आ गया, -1। वो यहां से भी विजुलाइज कर लिया अपन ने। ये फॉर्मूला कैसे आता है देखते हैं अपन। मॉड क्यों लगा रखा है, ताकि नेगेटिव आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मॉड नेगेटिव आया नहीं, इसमें मॉड लगा दिया अपन ने ना। किसी भी लाइन के स्लोप को पहले लिख देंगे, किसी को m1 मान लेंगे, किसी को भी m2 मान लेंगे। लिख लें इट इज यूज्ड व्हेन both m1 m2 are defined, यहाँ लिख लें ऐसे स्टार लगा, इट इज यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड when both m1 and m2 are defined, when both m1 and m2 are defined, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है। both m1 and m2 are defined, both m1 and m2 are defined, it is used when both m1 and m2 are defined। हमें लाइन देखते मालूम पड़ जाएगा, हमें लाइन देखते मालूम पड़ जाएगा, लाइन अगर वर्टिकल है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता, क्योंकि अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप कभी डिफाइन नहीं होता है ना। तो हमें जब लाइन के बीच में एंगल निकालना होगा तो हम देखेंगे भाई अगर कोई लाइन वर्टिकल होगी तो फिर अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा एम डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो फिर क्या करेंगे अपन, बताएंगे, सब बताएंगे आपको, अब तक सब बताया है तो आगे फिर बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो टीचर बता रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए बस हमारे ना। वो कोई अगर इफ्स एंड बट्स होंगे तो सब क्लियर करेगा आपकी बात, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये अब फॉर्मूला कैसे आता है ये देखते हैं अपन ना। उसके बाद फॉर्मूला यूज करना बड़ा आसान है, स्लोप निकाल के रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एक्यूट एंगल आएगा 180 में से माइनस करके तैयार रहेंगे अपन, ऑब्टूज एंगल भी निकाल लेंगे। कैसे आता है देखते हैं अपन। तो बड़ा आसान है, सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं अपन इसको। एक सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है और दिखा सकते हैं भाई एंगल कैसे आता है ना। तो हमने क्या डायग्राम ऐसे बना लिया है ना, लाइन हमारे पास ऐसे है, हमें दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला डिराइव करना है ना। मैंने डायग्राम ऐसा बना लिया, मैंने मान लिया भाई ये एंगल थीटा 1 है, ये दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल है थीटा, और मैंने एक लाइन का इंक्लिनेशन मान लिया थीटा 1, एक का मान लिया थीटा 2, ये ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया ना। हमें इसकी बात करनी है, अगर इस लाइन का जो एक लाइन हमारे पास है उसका इंक्लिनेशन मैंने अज्यूम कर लिया थीटा 1 है, और इसका इंक्लिनेशन अगर थीटा 1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 हो जाएगा ना। इंक्लिनेशन का tan ले लो, स्लोप आ जाएगा ना। थीटा 1 है तो स्लोप m1 मान लिया ना। इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा m2 बराबर tan थीटा 2 हो जाएगा ना। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा 2। इंक्लिनेशन हो या फिर लाइन की इक्वेशन होगी तो वहां से स्लोप निकाल लेंगे ना। अब हम देख रहे हैं भाई ये जो तीन एंगल हमारे पास, ये एक्यूट एंगल है लाइन के बीच में, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। अब इन तीनों एंगल में रिलेशन जानते हैं, आप 10th क्लास पढ़कर आए हैं हम, तो हम बोल सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। एक्सटीरियर एंगल जो है सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। अब यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, देयरफॉर थीटा कैन बी रिटन एज थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हमें तो क्या है, थीटा थोड़ी पता होगा, हमें तो लाइन की इक्वेशंस होंगी, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। तो इस फॉर्मूले को हम स्लोप के टर्म्स में लाना चाहते हैं ना, और स्लोप के टर्म्स में लाने के लिए हमें tan थीटा 1 tan थीटा 2 लाने पड़ेंगे। दोनों तरफ क्या करा, tan ले लिया ना, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया अपन ने। पर अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और व्हाट इज tan थीटा 1, वो m1 है, व्हाट इज tan थीटा 2, वो m2 है ना। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ गया। कि डायग्राम में दिखाई रखा है मैंने आपको ना, कि tan थीटा 1 का मतलब m1 है और tan थीटा 2 का मतलब m2 है ना, तो ये tan थीटा आ गया ना। अब बेसिकली क्या है, तो डायग्राम से लग रहा है अपने को, ये डायग्राम से लग रहा है कि भाई ये एंगल एक्यूट एंगल है ना। डायग्राम से लग रहा है, डायग्राम बनाया है मैंने ऐसे है ना। डायग्राम जरूर ना ऐसा ही बने। डायग्राम मान लो अगर मैं ऐसा बना देता, लाइन का डायग्राम मान लो मैं इस तरह का बना देता, मान लो डायग्राम में इस तरह का बनाता है ना, एक लाइन मैंने ऐसा बना ली, एक लाइन को मैंने ऐसा बना लिया, मान लिया भाई ये एंगल थीटा 1 है ना, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा 2 है। लाइन का डायग्राम में ऐसा बना लेता मान लो, क्या तब भी ये फॉर्मूला आता, भाई इसका स्लोप हो जाता tan थीटा 1, m1 बराबर tan थीटा 1, m2 बराबर tan थीटा 2। तब भी क्या इन तीनों में ये रिलेशन होता, तब भी क्या थीटा 1 की वैल्यू थीटा प्लस थीटा 2 के बराबर, यस, तब भी थीटा ऐसा आता, दोनों तरफ tan लेता तब भी ऐसा आता ना। तो जरूरी नहीं है, वो तो मैंने डायग्राम बना रखा था, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव आए, ये गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव आए। कि तो हम जो tan जिस एंगल का हमने tan निकाला ना, इस एंगल का tan निकाला है हमने। अगर डायग्राम ऐसा बनेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डायग्राम ऐसा बनेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन हम चाहते हैं भाई ये वैल्यू पॉजिटिव आए, हम एक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड है,
जो भी लाइन के बीच में एक्यूट एंगल है वो निकालने में इंटरेस्टेड है। तो क्या करें, इसको नेगेटिव आने ही मत दो। लेकिन हमने पहले ये विजुलाइज करा, ये नेगेटिव भी आ सकता है, डायग्राम ऐसे, इसकी गारंटी नहीं है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ सकता है। लेकिन हम जो भी एक्यूट एंगल है लाइन के बीच में, हम उस एंगल को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो हमने क्या करा है, मोड लगा दिया बस। अब अगर अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो या अब ये जो एंगल आएगा, ये थीटा जो आएगा, वो उन दो गिवन लाइन के बीच में एक्यूट एंगल आएगा ये। यानी अगर मैं इस डायग्राम की बात करूंगा तो यहां से जो एक्यूट एंगल आएगा वो ये वाला आएगा, और अगर मैं इस तरह की डायग्राम की बात करूंगा तो यहां से जो एक्यूट एंगल थीटा आएगा वो ये वाला आएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं आपको ना, मोड क्यों लगाया समझा रहा हूं मैं, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव आ सकती थी ना। हम चाहते हैं भाई एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं अपन तो बस, और बाद में ऑब्ट्यूज एंगल निकालना भी पड़ेगा तो 180 में से माइनस कर देंगे अपन, है ना भाई। किसी एक एंगल के लिए फॉर्मूला डेवलप कर लिया ना, एक्यूट एंगल के लिए डेवलप कर लिया, और लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में एक्यूट एंगल होगा ही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा ना। एक्यूट एंगल लिखने में समय कम लगता है ना भाई अपने को ना, छोटी चीज लिखने में समय कम लगता है ना। अगर एंगल बहुत बड़ा हो उसको डिग्री में लिखने से ज्यादा टाइम लगता है, इसे रेडियन को कन्वर्ट कर लिया अपन, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इसलिए एक्यूट एंगल बोल देते हैं अपन ना। लेकिन अगर कभी लिखा हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, हमने एक्यूट एंगल निकाला, मान लो π/4 आ गया, अब वो ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, 3π/4 आ जाएगा। दोनों ऑप्शन में होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा, दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों को टिक कर देंगे ना, ठीक है ना। ऐसे निकाल, तो ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया अपन ने ना, ऐसे निकाल लिया। अब अगर मान लो ये तो तभी वैलिड है जब दोनों स्लोप क्या हो, फाइनाइट हो ना, दोनों स्लोप डिफाइन होना लगे भाई कि हमें दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, लेकिन एक लाइन वर्टिकल आ गई भाई। अगर दोनों वर्टिकल आएगी ना तब तो एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दोनों लाइन वर्टिकल आ गई, मान लो दोनों वर्टिकल आ गई, तब तो पैरेलल हो गई, उनके बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया ना। लेकिन अगर मान लो एक लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो गया, फिर अब एंगल कैसे निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फिर अपन ऐसे लगा देंगे ना, ऐसे लिख लो स्टार लगा के, if one line is vertical, if one line is vertical, if one line is vertical and the slope of the other line, if one line is vertical and the slope of the other line be m, m मान लिया बस अपन ने ना, लाइन क्योंकि एक तो वर्टिकल हो गई, एक का स्लोप हमने m मान लिया। if one line be vertical and the slope of the other line be m and theta be the acute angle between them, and theta be the acute angle between them, and theta be the acute angle between them, then tan theta is equal to modulus of 1/m। फिर अपन इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे ना भाई, एक तो वर्टिकल हो गई, अब दूसरी बची उसका स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी उस डायग्राम से निकाल सकते हैं आप घर जाके, अगर आप कोशिश करेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। सिंपल डायग्राम है, क्योंकि ज्योमेट्री से सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। एक लाइन मैंने ऐसा बना ली, एक को मैंने ऐसा बना ली, एक वर्टिकल लाइन हो गई ना, और हम जो एक्यूट एंगल निकालना चाह रहे हैं वही एंगल निकालना चाह रहे हैं। इसको हमने एज्यूम कर लिया कुछ है ना, θ1 मान लिया ना, इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप आ गया m बराबर tan θ1, m बराबर आ गया tan θ1। इसका स्लोप तो निकाल ही नहीं सकते हम, वही फॉर्मूला लिख देंगे, अगर वो एंगल 90 तो ये एंगल भी 90 है ना, और एक्सीलियर एंगल 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। हम थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ1 टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot θ1, और ये कितना आ गया 1/m1, 1/tan θ1 आ जाएगा, 1/m आ जाएगा ना। मॉड लगा देंगे ताकि नेगेटिव नहीं आया हुआ ना, तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया वाला भी हमने ना। तो लगेगा भाई दोनों के स्लोप डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वरना हर चीज का जरूरी नहीं प्रूफ बताया जाए। देखो आप ना थोड़ा पेशेंस रखा करो आप है ना, मतलब कुछ चीजें अपने आप नहीं सोचोगे ना आप तो बड़े आदमी कैसे बनोगे आप है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनोगे तो हमें थोड़ी, हमारे पास थोड़ी आओगे बार बार आप है ना भाई, अपना अपना माइंड डेवलप करना है ना। कुछ मैंने प्रूफ बता दिया आपको, अगर मैं नहीं बताता तो पेशेंस रखना चाहिए था आपको भाई, सर ठीक है हमने बताया, हम थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। वो तो सेटिस्फेक्शन मतलब टीचर पे रहना चाहिए, टीचर को जरूरत पड़ेगी ना, अगर पता होगा भाई ये काम आता है तो बताएगा वो आपको। हालांकि बताते हैं आपको, सब लोग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बता भाई ये नहीं बताता हमें, तो काम चलना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था भाई, हम भी करके देख सकते हैं थोड़ा बहुत। सर ने लिखाई दिया अपने को, काम चल जाएगा अपना है ना, और सवाल होने चाहिए अपने से ना। सवाल करते हैं ना, लिखो आप फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड अब तो सवाल करने में वैसे दम भी नहीं है ना, सवाल निकालना जानते ही हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, x + 2y = 3, find the angle between the lines, x + 2y = 3 and 3x + y = 2, find the angle between the lines। दो लाइन है, इनके बीच में एंगल निकालना है अपने को, तो स्लोप निकालना आता ही है, हम एंगल बोलेंगे वो तो एंगल निकालो, हम तो एक्यूट एंगल निकाल लेंगे, ऑब्टूज एंगल भी तैयार कर लेंगे, हाथों हाथ दोनों तैयार कर लेंगे हम, तो जैसा वो चाहेंगे उनकी बात मान लेंगे। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप मैंने मान लिया m1 है ना, इसका मान सकता है m1, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, इसका स्लोप m1 क्यों माना आपने, इसका m1 मान लो, उसका m2 मान लो, उसका m1 मान लो, उसका m2 मान लो,
तो आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा, एक्स बराबर 0 रख दूंगा, 3/2 आ जाएगा। इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई बराबर 0 रख दूंगा, 3 आ जाएगा। स्लोप निकालना डायरेक्ट आ गया, एक्स इंटरसेप्ट किसी लाइन का निकालना आ गया, वाई इंटरसेप्ट किसी लाइन का निकालना आ गया ना। भले जरूरत नहीं पड़ रही लेकिन निकाल के देखा अपन ने ना, सब निकाल के देख लिया। इसका स्लोप निकालते हैं ना, m2 इक्वल टू कितना आ गया, m2 इक्वल टू आ गया -3, m2 इक्वल टू आ गया -3, m2 इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास है। बस अब लगा दो, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। मान लिया भाई इनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2, फॉर्मूला बोलते जा रहे हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2। बस इससे लगा दिया फॉर्मूला ना, कैलकुलेट कर लो आप। ऊपर कितना आ गया 5/2, नीचे भी कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 1, व्हाट इज मॉड ऑफ 1 1, और अगर tan थीटा 1 है तो भाई थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तो आ गया एक्यूट एंगल। अब मान लो हमसे पूछा सवाल फाइंड द एंगल बिटवीन दीस लाइंस, हमने तो एक्यूट एंगल निकाला, अब ऑप्शन में एक्यूट एंगल है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको 180 में से माइनस करके निकाल लो। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल 3π/4, ऑप्शन में ये होगा तो इसको टिक कर देंगे ना। मान लो सवाल आया भाई फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन, मल्टीपल चॉइस में आ गया, एक ऑप्शन में ये है एक ऑप्शन में, दोनों को टिक कर दो ना। ठीक है ना, समझ में नहीं मेरी बात। सब्जेक्टिव में लिखना हो तो ये लिख के आ जाओ आप, तो भाई आपने तो एंगल बोला है ना भाई, ये एंगल होगा तो ये भी होगा ना, हमने ये लिख के आ गए ना। इसको लिखने में समय कम लगा, इसको लिखने में समय ज्यादा लगा, 3 ज्यादा लिखना पड़ा आपने को ना। इससे एंगल का मतलब एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं, है ना। लेकिन अपन हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होता है, कभी एक्यूट एंगल नहीं आएगा तो ऑब्टूज एंगल टिक कर देंगे ना, दोनों होंगे तो दोनों टिक कर देंगे ना। ऐसा नहीं कहा लिखे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आसान है, मतलब पढ़ने के बाद थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं अपन, थोड़ी पढ़ने के बाद तो सवाल अपने आप भी कर सकते हैं कई बार आप, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, x बराबर 7 एंड x माइनस वाई रूट 3, x माइनस वाई रूट 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, x बराबर 7 एंड x माइनस वाई रूट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो एक लाइन वर्टिकल दिख रही है साफ साफ, है ना। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो लाइन x बराबर समथिंग है, मतलब वो वर्टिकल है ना, उसका स्लोप तो डिफाइन होगा ही नहीं ना, एक लाइन वर्टिकल है। अब फिर भी इनके बीच में एंगल निकालना है तो कोई बात नहीं, बस सर ने वो फॉर्मूला भी लिखा है अपने को ना। हालांकि हम डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, लेकिन डायग्राम में क्या हर बार डेटा कन्वीनियंट नहीं आता, हर बार डेटा कन्वीनियंट नहीं आता है ना, इसलिए कई बार दिक्कत आ जाती है ना। तो एंगल आ गया हमारे पास, है ना। तो इसका स्लोप निकाल लिया भाई, स्लोप तो अभी एक ही लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, वो आ गया 1/√3। इसका स्लोप आ गया 1/√3। बिल्कुल पेशेंस रख के निकालें हर चीज, गलती नहीं हो अपने से। टाइम समय लग जाए, सीखने में समय लग जाए, कैलकुलेट करने में समय लग जाए, अपन लर्निंग स्टेज पर है अभी, अभी गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। अभी गलती होगी तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, है ना। हर चीज सही लिखो एक्यूरेटली आप, है ना। इसका स्लोप निकाल लिया हमने, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्लोप निकाल लिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बोल बोल के निकालो, ऐसे माइनस साइन लगा दिया, एक्स का कोएफिशिएंट लिख दिया, वाई का कोएफिशिएंट लिख दिया, तो स्लोप कितना हो गया 1/√3 हो गया। अब एक लाइन तो वर्टिकल है, इसका स्लोप तो निकाल ही नहीं सकते। हमने मान लिया भाई इनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/m, ये फॉर्मूला लिखा दिया ना। और ये कितना आ गया मॉड ऑफ √3, और व्हाट इज मॉड ऑफ √3, और अगर tan थीटा √3 है तो व्हाट इज थीटा 60 डिग्री π/3, तो ये तो एक्यूट एंगल आ गया। ऑब्टूज एंगल भी तैयार कर लिया हमने ना, है ना, ऐसे निकाल लिया ना। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये टिक कर देंगे, मल्टीपल चॉइस होगा दोनों टिक कर देंगे ना। सब्जेक्टिव में लिख के आना होगा, ये से लिख के आ जाएंगे ना। भाई ये लिख के आना गलत थोड़ी है भाई, हम जानते हैं अगर दो लाइन के बीच में एक एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंगल 120 भी होगा ना, हम ऐसे भी लिख के आ सकते हैं ना। ऑप्शन होगा दोनों होंगे, दोनों को टिक कर देंगे, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो। सिंगल चॉइस आया, मान लो एक्यूट एंगल निकाला, ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्ट्यूज एंगल को टिक कर देंगे ना, ऐसे निकाल सकते। अब इसका यूज करते हैं अपन, है ना, भाई कैसे हम दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का यूज कर सकते हैं ना। तो लिखो आप, है ना, नेक्स्ट इसका यूज करेंगे अपन, कैसे करेंगे ना, लिखो आप। to find the equations of straight lines, to find the equations of straight lines, to find the equations of straight lines, equations of straight lines passing through a given point P, x1 comma y1, to find the equations of straight lines passing through a given point P, x1 comma y1, passing through a given point P, x1 comma y1, and making a given angle alpha, and making a given angle alpha with a given line, with a given line y is equal to mx plus c.
Find the equations of straight lines passing through a given point P, x1, y1, and making a given angle alpha with a given line y is equal to mx plus c. मतलब पॉइंट आपको गिवन होगा, ये एंगल आपको गिवन होगा, लाइन आपको गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा आपको ना. अब हमें लाइन निकालनी है ना, जो भी हमें लाइन निकालनी है वो यहां से पास होगी, वो इस गिवन लाइन के साथ एक गिवन एंगल बनाएगी ना. तो देखो लाइन जो निकालनी है वो पॉइंट से पास हो रही है. लाइन अगर जो पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन पर एक पॉइंट हमारे पास है. लाइन पर एक पॉइंट हो और लाइन निकालनी हो तो हमारे माइंड में बहुत सारे फॉर्म पढ़ चुके अपन. हमको लगेगा भाई लाइन पर पॉइंट तो है, या तो एक पॉइंट और निकाल लो या उसका स्लोप निकाल लो ना. स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो दो पॉइंट लाइन पर हो या लाइन का इंक्लिनेशन हमारे पास होना. तो दूसरा पॉइंट अगर निकल जाएगा फिर तो स्लोप ही क्यों निकालेंगे अपन ना. तो हम देख रहे हैं भाई लाइन पर एक पॉइंट, जो भी लाइन निकालनी है वो यहाँ से पास हो रही है. अब वो लाइन जो हमें निकालनी है वो किसी गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल दे रखा है ना, वो गिवन एंगल बना रही है. अभी तो हमने लाइन के बीच में एंगल निकालना सीखा. अब हमें लाइन, दो लाइन, एक तो मुझे निकालनी है, एक मुझे दे रखी है, उनके बीच में एंगल दिया हुआ है, एक गिवन लाइन का स्लोप दे रखा है. तो उस जो एंगल का फॉर्मूला है उसका यूज करके मैं लाइन का क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, और स्लोप निकालते मेरा काम चल जाएगा ना. ये जो एंगल गिवन होता है ना, बेसिकली ये एंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ होता है ना. ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल दिया होता है ना. वो तो बोलेंगे भाई ये कोई लाइन इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है 120 का भी बना रही है ना. कोई लाइन अगर इससे 120 का एंगल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है 60 का भी बना रही है ना. और इस तरह की हमेशा दो लाइन आती हैं जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही हो और किसी गिवन लाइन से अल्फा एंगल बना रही हो. इस तरह की हमेशा दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी ना. दो लाइन कैसे भाई, कैसे कहा भाई दो लाइन एग्जिस्ट करेगी ना. देखो एक लाइन तो एग्जिस्ट तभी करेगी जैसे मान लो मैंने रफ डायग्राम बना लिया, मैंने मान लिया भाई ये गिवन लाइन हमारे पास है, रफ डायग्राम बना रहे हैं. इस गिवन का मतलब इसका इक्वेशन पता होगा आपको ना. मान लिया भाई लाइन हमारे पास है, जरूरी नहीं है वो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखे हुए आए, मतलब उसका वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है ना. लाइन आ गई है ना. अब आपसे कहा जाए भी वो जो एंगल दिया हुआ होता है ना हमें, वो हमेशा एक्यूट एंगल दिया हुआ होता है. बेसिकली वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है लेकिन वो एक्यूट एंगल दिया हुआ होता है. अब आपसे कहा जाए भाई लाइन इस पॉइंट से पास होती है ना, पी पॉइंट से, लाइन इस पी पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट भी आपको दिया हुआ है सवाल में. अब यहां से पास होने वाली वो लाइन निकालो जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो फिर तो एक ही आएगा ना, फिर तो एक ही आंसर आएगा ना. अगर वो अल्फा 90 हो गया फिर तो आंसर एक ही आएगा. तो यहाँ से पास होती है और इससे एंगल बनाती है 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर है, फिर तो एक ही लाइन आएगी. तो और ऑब्वियस सी बात है हमें ये निकालना हो भाई यहाँ से पास होती हो, इसके परपेंडिकुलर हो तो वो लाइन तो निकाल सकते हैं. इसका स्लोप m के बराबर है तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप आ जाएगा माइनस का 1/m. तो स्लोप आ गया, वो यहाँ से पास होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के कैलकुलेट करेंगे. तो लाइन एक तभी आएगी जब वो अल्फा 90 डिग्री होगा, लेकिन वो अल्फा 90 होगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, अपन को आता ही है सवाल करना. अब अगर मान लो वो अल्फा 90 नहीं है तो फिर वो एक्यूट एंगल दिया हुआ होता है आपको, वो एक्यूट एंगल दिया हुआ होता है ना. और उस एक्यूट एंगल में फिर दो लाइन आती है ना. जैसे आपसे कहा जाए मान लो फॉर एग्जांपल कि ऐसी दुनिया में कितनी लाइन है जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, एक गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए. तो आपसे कहा जाए भाई ऐसी कितनी लाइन दुनिया में हो सकती है जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए. इनफाइनाइट हो सकती है ना भाई. अगर ये लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर ये लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी कितना बनाएगी, ये पैरेलल बना दी है हमने, ये भी 60 डिग्री का बनाएगी, ये भी 60 डिग्री का बनाएगी ना. अगर सारी लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ऐसे ये भी 60 हो सकता है. लाइन 60 डिग्री की ऐसे बन सकती है ना, 60 डिग्री एंगल भी आ सकता है ना. ये 60 आएगा तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा. ये लाइन भी तो बना रही है ना, ये लाइन भी इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल ही बना रही है ना. तो ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो गई जो किसी गिवन लाइन. अब हम ये मैं बोलूं कि भाई ये लाइन इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, या मैं ऐसा बोलूं कि ये सारी लाइंस इस गिवन लाइन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है. एक ही बात है ना भाई, क्या सब 120 नहीं बना रही है? बना रही है भाई. ये वाला एंगल 120 हो गया, ये 120 हो गया, 120 हो गया. इसलिए वो क्या बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा एक्यूट एंगल ही देते हैं ना, कि लाइन उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है 120 का भी बना रही होगी ना. ठीक है ना, ऐसे बोल दिया अपने कैलकुलेट करके. यानी ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है जो किसी गिवन लाइन के साथ एक गिवन एंगल बनाती हो. अच्छा ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल हो सकती है दुनिया में जो इस पॉइंट से पास हो, जो इस पॉइंट से पास हो, जो एक सिंगल पॉइंट से पास हो, इनफाइनाइट. यानी यहां से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है, ऐसी इनफाइनाइट लाइन है जो किसी गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल बनाए. अब बताओ ऐसी कितनी लाइन है जो यहां से पास हो और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए? दो. तो दो लाइन तो आएंगी आएंगी. यानी किसी गिवन पॉइंट से पास होने वाली और किसी गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल बनाने वाली हमेशा दो लाइन आएंगी ना. एक लाइन ऐसे बन जाएगी और एक लाइन ऐसे बन जाएगी. एक तभी आएगी
जब वो अल्फा बराबर 90 हो जाएगा ना, और अल्फा 90 होगा तो सवाल में दम ही नहीं रहेगा, फिर अपन कर ही लेंगे ना। तो हमें उन दोनों लाइन को निकालना आना चाहिए बना। हमने रफ डायग्राम बना लिए, डायग्राम से काम चल जाएगा बस अपना। ये एंगल हमें दिया हुआ है ना, अल्फा है, हमें वो लाइन निकालनी है जो उस गिवन पॉइंट से पास हो रही है और गिवन लाइन से एक गिवन एंगल बनाती है। ये एंगल आपको पता होगा जो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्टूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 60 बन रहा है तो 120 भी बनेगा ना। लाइन का स्लोप आपको पता होगा, दे रखी होगी, इसका स्लोप निकाल लेंगे, ये पॉइंट आपको गिवन होगा। अब आपको ये लाइन निकालनी है और ये लाइन निकालनी है। ये लाइन कहां से पास हो रही है? इस पॉइंट से। इसका स्लोप मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। स्लोप नहीं है भाई हमारे पास, लाइन तो निकालनी है, इससे स्लोप नहीं है, तो स्लोप एज्यूम कर लेंगे। लेट द स्लोप बी m, लेट स्लोप इज इक्वल टू m1। हमने m1 है, इसका स्लोप तो m मान रखा है, हमने लाइन दिखा रखी है ना, इसका स्लोप हमने अब इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करें भाई? इसका स्लोप एज्यूम कर लिया, इसका स्लोप हमारे पास है, ये एंगल भी हमारे पास है। तो फॉर कैलकुलेटिंग m1 वी यूज tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का यूज कर लेंगे, है ना। तो लिख ले फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू m1 वी यूज tan अल्फा इज इक्वल टू, वो एंगल बिटवीन लाइन का कांसेप्ट लगा देंगे, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। भाई इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल दे रखा है, पहले हम एंगल निकाल रहे थे तो दोनों के स्लोप पता थे, अब एक का स्लोप पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एक का स्लोप निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। अब आपको लगेगा बस स्लोप तो इसी का आएगा, इसका कैसे निकालोगे? तो यहां से मॉड खोलोगे ना आप, तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो एक स्लोप m1 की दो वैल्यू आ जाएंगी, मतलब एक इसके लिए आ जाएगा और एक इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप निकालने के लिए भी जो कंसेप्ट लगाते हैं आप तो यही लगाते हैं ना, यानी यहां से अपने आप दो वैल्यू आ जाएंगी m1 की ना। अब चाहे m1 को पहले लिखें चाहे m को पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगा रखा है। जो लाइन गिवन है उसके स्लोप को m मान लिया, जो रिक्वायर्ड लाइन है उनके स्लोप को m1 मान लिया अपन ने ना, और यहाँ रख देंगे और मॉड खोल के जैसे करेंगे अपन दो साइन, और हम जानते हैं दो लाइन आएंगी आएंगी ना, दो लाइन आएंगी ना, ठीक है ना, क्योंकि वो लाइन एक ही तभी आएगी जब अल्फा 90 डिग्री का होगा। देखो सवाल करते हैं इस पर अपने ना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब जरूरी नहीं है वो एग्जाम में इक्वेशंस बोले, वो सिर्फ इक्वेशन भी बोल सकते हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस का सवाल बना दे भाई, दोनों लाइन आप निकाल लो, ये तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए भाई, दो लाइन होती है ऐसे ना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस which pass through the point 3,2, which pass through the point 3,2 and making an angle of 45 degree, and making an angle of 45 degree. Find the equations of lines pass through the point 3,2 and making an angle of 45 degree with the line x minus 2y minus x minus 2y minus 3 is equal to 0. तो लाइन दे रखी है, वो एंगल दे रखा है, अब चाहे 45 बोलो या 135 बोलो एक ही बात है ना, इसलिए वो एक्यूट एंगल ही देते हैं आपको ना, पॉइंट दे रखा है ना। तो रफ डायग्राम बना लो और रफ डायग्राम से सब कैलकुलेट कर लो फटाफट ना। डायग्राम बना के जरूर सोचें ना, डायग्राम बचाएगा अपने को, रिवीजन करना डायग्राम से बड़ा आसान रहेगा। अभी अगर हम डायग्राम बना बना के समझेंगे बातों को, लॉजिक अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो अपना काम आसान रहेगा ना, रिवीजन करते वक्त डायग्राम से काम चल जाएगा बस हमारा ना। ऐसे निकाल लिया अपन इसको, ये रफ डायग्राम बना लिया मैंने ऐसे ना, ये लाइन गिवन है हमें, ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये पॉइंट हमें दे रखा है 3,2, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, इसके स्लोप को एज्यूम कर लेंगे बस अपने ना, लेट ऐसा कैसा डायग्राम बना दो बस, रिवीजन करते वक्त डायग्राम बनाना अपने आप सफिशिएंट है ना, पता m1 निकालना है अपने को बस, और m1 निकालने के लिए सेम लॉजिक लगा देंगे ना। तो सिंस tan 45 इज इक्वल टू, एंगल क्या है लाइन के बीच में 45, फॉर्मूला क्या होता है m माइनस m1, या m1 माइनस m लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा रखा है ना भाई हमने, x माइनस y का मॉड निकालें या y माइनस x का, एक ही बात। m क्या होता है लाइन का स्लोप, गिवन लाइन का स्लोप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हमें निकालना ही है। तो m तो पता है हमें, m1 निकालना है, रख दो बस वहां पर, कैलकुलेट कर लो, मॉड खोल देंगे प्लस माइनस सन आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, ये आ गया m तो आ गया 1/2, ये आ गया माइनस m1 और 1 प्लस 1/2 इंटू m1। अब अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और मॉड को भी खोल देंगे ना, अंदर सिंप्लीफाई कर लो और मॉड को भी खोल दो, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया 1 माइनस 2 m1 और ये आ गया 2 प्लस m1, सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया, अंदर सिंप्लीफाई किया ना अपन ने, तो 1 माइनस 2 m1 2 से 2 कट गया ना, अब मॉड खोल दो तो कितना आ गया प्लस माइनस 1, बस एक बार प्लस साइन लेके m1 निकाल लो और एक बार माइनस साइन लेके m1 निकाल लो, दो वैल्यू आ जाएंगे m1 की, एक इसके लिए मान लेंगे
पॉइंट स्लॉप फॉर्म लगा देंगे, एक इसके लिए निकालेंगे। तो ये डायग्राम बनाना अपने आप में पर्याप्त है बस। इनफैक्ट ये सवाल कराने की भी जरूरत नहीं है ना, आपको ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ने आते हो ना, जब आप इंजीनियरिंग IIT वगैरह में जाओगे आप, तो ऐसे कौन पढ़ाएगा आपको? ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। आप ना इस तरह से पढ़ने के लिए तरसोगे आप वहाँ, कैसे को पढ़ा दे हमें कोई ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। तो ये मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको ना, ठीक है। यहाँ तो आप, हमें लगता है आप हमसे थोड़ा जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम लोग पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं आपको ना। मतलब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके निकाल लेंगे ना, एक बार प्लस साइन लेके निकाल लो और एक बार माइनस साइन लेके निकाल लो। और दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ध्यान से देखें अगर अपन, तो ये 45 है ना, तो ये हमें देख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, लाइन परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है ना ये 45 तो ये 90 हो जाएगा। मतलब जो लाइन हम निकालना चाहते हैं वो आपस में क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे ना। तो एक का स्लोप निकल जाएगा तो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लेंगे ना। तो ध्यान से देखते हैं ना, प्लस साइन लिया मान लो मैंने, फर्स्ट प्लस साइन, तो ये आएगा 1 - 2m1 = 2 + m1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज m1? m1 = -1/3। तो अब से बात है m1 की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अब 3 आ जाएगी, क्योंकि जो लाइन हम निकाल रहे हैं, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो आपस में परपेंडिकुलर है ना। निकाल के भी देख लो, हालांकि जरूरत नहीं है निकाल के देखने की, ऑब्वियस सी बात है वो 3 आएगा क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है ना, वरना माइनस साइन ले लिया एक बार हमने, तो ये आ गया 1 - 2m1, माइनस साइन लेंगे तो -2 - m1 आ जाएगा ना, एंड देयरफॉर m1 = 3। यहाँ से m1 निकाल लिया ना। तो यानी दोनों लाइन यहाँ से पास हो रही है, एक का स्लोप मान लिया -1/3, एक का स्लोप 3 मान लिया ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइंस आर y - y1 स्लोप इंटू x - x1, यहां से भी निकाल लिया, y - y1 स्लोप इंटू x - x1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से लाइन निकाल सकते हैं अपन, दोनों लाइंस को निकाला जा सकता है। कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम आसान है, फॉर्मूला डिराइव कर दिया एंगल बिटवीन लाइन का, उसका यूज करके सवाल कर लिया। एक लास्ट सवाल और करेंगे अपन ना, होमवर्क डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास है आज तो हमारी, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through P3,2. Find the equation of line passing through P3,2. Find the equation of a line. अब लाइन बोले हैं, लाइंस बोले हैं, एक ही बात है, जितने भी आएंगे उतनी निकालनी है अपने को तो ना। और हम ये समझ चुके लेकिन कि किसी गिवन पॉइंट से पास होने वाली और किसी गिवन एंगल बनाने वाली, किसी गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल बनाने वाली दो लाइन आती हैं। एक लाइन तभी आएंगी जब अल्फा 90 होगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन या लाइंस जो भी हैं, passing through the origin, passing through the origin and making an angle of 60 degree, and making an angle of 60 degree, and making an angle of 60 degree with the line. Find the equation of line या lines passing through the origin and making an angle of 60 degree with the line, and making an angle of 60 degree with the line, x plus y root 3 plus 3 root 3 बराबर 0, making an angle of 60 degree with the line x plus y root 3 plus 3 root 3 बराबर 0।
तो अगेन 2 लाइन आएंगे हमारे पास है ना, अगेन आंसर 2 आएंगे हमारे पास, ये कंफर्म है, हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया था हमने ज्योमेट्रिकली, हमने देखा था अभी है ना कि भाई अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और वो किसी गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल बना रही है, तो लाइन एक तभी आएगी जब वो एंगल 90 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ अल्फा कितना है, 60 डिग्री है। अब चाहे 60 बोले या 120 बोले एक ही बात है, हम 60 बोले या 120 बोले वो एक ही बात है ना। तो लाइन तो 2 आएंगी, इसका मतलब है ना, क्योंकि वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है ना। अब सवाल को कैसे करना है, कर सकते हैं अपन सवाल निकाल के ना, सेम प्रोसीजर है, डायग्राम बना लो और डायग्राम बना के कैलकुलेट कर लो फटाफट है ना। तो अगेन रफ डायग्राम बना लिया हमने ना, लाइन हमें दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है ना, ये लाइन दे रखी है हमें ना सॉरी 0,0 है ना, लाइन हमें गिवन है ना, x + y√3। डायग्राम वगैरह जरूर बनाया है ना, और डायग्राम बना के बोल दें बस अपने आप से ना, भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना, तो सवाल अपने आप हो जाएगा, फिर अपने से कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का ना, 2 लाइन आएंगी कंफर्म है ना। वो इसका स्लोप हम जानते हैं ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप तो m हो गया ना, और जो हमें कैलकुलेट करना है उसका स्लोप हमने एज्यूम कर लिया m1। डायग्राम 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, बनाते रहेंगे, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बाद में, फिर ना इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आंख बंद कर लेंगे और आंख बंद करके सब देखने लग जाएगा। अब m1 निकालना है बस अपने को, तो वी यूज tan 60, जो लाइन है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, मॉड ऑफ, कैसे भी लिख सकते हैं, m1 - m अपॉन 1 + m1 × m। कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 को पहले लिखें m को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। आप चाहें तो m - m1 करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ -2 निकालें या मॉड ऑफ 2 निकालें, एक ही बात है ना। हम जानते हैं ना -x - 1 का मॉड निकालें या हम x + 1 का मॉड निकालें, एक ही बात है ना, बता रखा है आपको है ना। इनफैक्ट सिखाया भी था, जब डिफाइन करते हैं x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं अपन, दोनों सेम है ना, a का मॉड निकालो -a का मॉड निकालो, एक ही आता है ना। मतलब रख दो, व्हाट इज tan 60, tan 60 is √3। m1 कितना है अपने पास, m1 तो हमें निकालना है, m कितना है -1/√3, तो m1 माइनस साइन -1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू +1 अपॉन √3 - m1 और इजिकल टू कितना आ गया, प्लस -√3। एक तो अंदर सिंप्लीफाई कर लिया हमने, √3 एलसीएम लिया और उसके बाद सिंप्लीफाई करने का मॉड भी खोल दिया। बस एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास है ना। और नहीं आएंगी तो भाई कोई ना कोई दिक्कत है, अपन सोचेंगे भाई क्या करते हैं ना, ऐसी स्थिति आती है हमारे पास बार बार है ना। तो एक बार प्लस साइन लिया हमने ना, प्लस साइन अगर मैं लेता हूं तो आएगा m1 √3 + 1 इजिकल टू 3 माइनस m1 √3। ये तो प्लस साइन लेने पर आ गया ना, प्लस साइन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो आएगा हमारे पास m1 इजिकल टू 1/√3, m1 1/√3 आ गया। तो पॉइंट हो गया 0,0, मतलब लाइन y इजिकल टू mx की फॉर्म में होगी और m आ गया हमारे पास। अब एक बार ले लें माइनस साइन, माइनस साइन अगर मैं लूंगा तो क्या चेंज आएगा भाई, अगर माइनस साइन लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस साइन लूंगा तो माइनस साइन ले लिया हमने। अब आ गया m1 √3 + 1 इजिकल टू, ये आएगा -3 और प्लस m1 √3, माइनस साइन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले प्लस साइन लेके निकाला, अब माइनस साइन लेके निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन लेंगे तो -√3 क्या हो जाएगा, -3। या सिंपली अपन देख सकते हैं हमने प्लस साइन लेके निकाला है, माइनस साइन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो m1 की वैल्यू निकलेगी नहीं है, m1 निकलेगा ही नहीं है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना लाइन में जो पढ़ेंगे अपन, एक एक अक्षर हमारे बार बार काम आएगा ना, तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अगर अपन ध्यान से देखें ना, इस तरह की लाइन की बात करें, अगर कभी मान लो इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करें, तो इसको सोल्व करने के लिए देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, भाई ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई करेगी इसको ना, है ना भाई, एक्स एक्स इंटरचेंज करने पर कट रहा है, बराबर हो नहीं सकते कभी है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ रियल की बात नहीं कर रहे, बेसिकली हम लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं ना। और लाइन का स्लोप क्या है, लाइन अगर वर्टिकल होती है ना तो उसका स्लोप क्या अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यानी अगर मान लो लाइन वर्टिकल है मान लो, यानी हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ π/2 तो अनडिफाइंड होता है ना। लेकिन अगर अपन tan π/2 माइनस की बात करें, tan π/2 माइनस की बात करें, π/2 से जस्ट छोटा एंगल, क्योंकि π/2 का tan तो डिफाइन ही नहीं होगा, π/2 से जस्ट छोटे एंगल का मैं tan निकालूंगा, तो π/2 से जस्ट छोटा एंगल कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू +∞ आ जाएगी ना। यानी अगर मैं बोलूं वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है, अगर मैं वर्टिकल का मतलब π/2 से जस्ट छोटा एंगल भी कर लूं तो उसका स्लोप +∞ पर अप्रोच कर रहा है ना, +∞ पर। यानी अगर हम स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो ये जो m1 है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अब यहाँ देखो आप ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि x इन्फिनिटी हो गया तो भाई इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी है, x वेरी लार्ज है, तो उसमें 7 ऐड करोगे 8 ऐड करो, एक ही बात है ना। तो हम बोल रहे हैं भाई x एक बहुत बड़ा नंबर जो हम सोच भी नहीं सकते, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ जनरली अगर रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हम स्लोप की बात कर रहे हैं, और लाइन जैसे ही वर्टिकल होती है उसका स्लोप इन्फिनिटी पर अप्रोच कर जाता है ना। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी भी कर सकता है नोट, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी बोले या प्लस इन्फिनिटी बोले, अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी भी कर दूं, अगर x बहुत मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन नेगेटिव हो गया ना, तो भाई बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब फ्री है, क्योंकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होने के बाद 7 और 8 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है ना। इन्फिनिटी में चाहे एक ऐड करो चाहे उसमें से एक माइनस कर दो, कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो सिंस हम स्लोप में सोल्व कर रहे हैं तो इसको लिखें, ये सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, हर जगह ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट आएगा बच्चों ना। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं ना, इन कंसेप्ट को याद रखें, इन पे स्टार लगा लेना और ध्यान रखें ना। तो ये इसमें लिखें यहाँ पर ना, इफ यू सॉल्व इक्वेशन, इफ यू सॉल्व अ इक्वेशन involving slope of a line, if we solve a equation involving slope of a line, ऐसे स्टार लगा के लिखे ना, 5 स्टार तो मेरी तरफ से लगा दो आप, और आपको लगे 5 स्टार के बाद भी चमकेगा नहीं है मैं, तो 5-6 और लगा दो ना आप, इतना बोल सकता हूं मैं तो और आपको ना। if we solve a equation involving slope of a line, if we solve a equation involving slope of a line and if we cancel out highest degree from both the sides, and if we cancel out highest degree from both the sides, highest degree क्या है वो मेंशन नहीं कर रहा मैं, वो 1 डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, या 2 डिग्री या 3 डिग्री, हम तो हाईएस्ट डिग्री बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा उसका मतलब भी आपको। if we solve a equation involving slope of a line and if we cancel out highest degree from both the sides, highest degree from both the sides, it means one line will be vertical, it means one line will be vertical, it means one line will be vertical, एक लाइन वर्टिकल होगी इसका मतलब ना। जब भी अगर मैं स्लोप वाली कोई इक्वेशन सोल्व कर रहा हूं और हाईएस्ट डिग्री दोनों तरफ से कैंसिल कर रहा हूं, तो इसका मतलब एक लाइन वर्टिकल आएगी ना। भाई एक लाइन तो आएगी, हम जानते हैं लाइन तो 2 आएंगी, अब टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही थी तो अब हमें लग नहीं रहा भाई हम निकाल पाते, हम उसका जवाब दे रहे हैं आपको ना। जब भी इस तरह की परिस्थिति आ जाए, स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व कर रहे हो ना, स्लोप वाली लिखा है ना मैंने, इफ सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्लोप ऑफ अ लाइन एंड इफ यू कैंसिल आउट हाईएस्ट डिग्री फ्रॉम बोथ द साइड्स, then one line will be vertical, एक लाइन वर्टिकल होगी, मतलब वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो देखो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये 1 डिग्री का टर्म है, ये 1 डिग्री का टर्म है, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ ना। तो कैंसिल आउट होने का मतलब लाइन वर्टिकल आएगी भाई ना, एक लाइन तो आ गई, एक लाइन वर्टिकल आ गई ना। वर्टिकल का मतलब, लाइन वर्टिकल का मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और जो भी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में। अब लाइन तो वर्टिकल है लेकिन वो यहाँ से पास होगी, क्योंकि यहाँ से पास करानी है। अब यहाँ से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 0 हो गया ना। एक लाइन आ गई x बराबर 0, एक लाइन तो x बराबर 0 आ गई। अब जैसे मान लो कभी सोल्व करेंगे अपन, सवाल करें कोई और है ना, और हम देखें भाई ऐसा आ जाए, मान लो मैं स्लोप वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ और इस तरह से कुछ आ जाए हमारे पास, स्लोप वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ और इस तरह से कुछ आ जाए, मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए ना, ये m स्लोप है और हम इस तरह की इक्वेशन सोल्व करें ना, तो हम देख रहे हैं भाई m क्वाड्रेटिक है, m की 2 वैल्यू आनी चाहिए ना, तो भाई एक वैल्यू तो आ जाएगी, m स्क्वायर को m स्क्वायर से कैंसिल कर। लेकिन अगर m स्लोप है और इस तरह की परिस्थिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी आती है हमारे पास है ना, तो और हम हाईएस्ट डिग्री का टर्म हाईएस्ट डिग्री से कैंसिल कर रहे हैं। अब ये हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री को कैंसिल कर दिया, तो यानी एक लाइन तो हो गई वर्टिकल। इनको कैंसिल करने का मतलब एक लाइन वर्टिकल हो गई, एक लाइन तो वर्टिकल हो गई, और दूसरी लाइन का स्लोप कहां से आएगा, दूसरी का स्लोप तो निकल जाए, इनको कैंसिल करने के बाद एक तो m निकाल ही सकता हूं मैं, तो उससे m बराबर कितना आ गया, m बराबर 3 आ जाएगा ना, यानी एक लाइन का स्लोप ही आ गया, एक लाइन वर्टिकल आ जाएगी ना। जब भी हाईएस्ट डिग्री, चाहे हम क्यूबिक को क्यूबिक से कैंसिल करें, हाईएस्ट डिग्री अगर हम स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें स्लोप है उसको सोल्व कर रहे हैं और दोनों तरफ से मैं हाईएस्ट डिग्री को कैंसिल कर रहा हूं अगर, तो एक लाइन वर्टिकल आ गई। अब चाहे वो हाईएस्ट डिग्री 1 हो, चाहे वो हाईएस्ट डिग्री 2 हो, चाहे हाईएस्ट डिग्री 3 हो, एक लाइन वर्टिकल आएगी और दूसरी का स्लोप निकल ही गया यहाँ से ना, यहाँ एक का यहाँ से निकल गया था, एक का वर्टिकल आ गया ना, तो हमारे पास आंसर आ गया, एक लाइन तो आ गई x बराबर 0 और एक लाइन यहाँ से निकल गई ना। Therefore the equation of other line is, equation of other line is, वो 0 0 से पास हो रही है तो y is equal to mx, y is equal to mx, ये ऐसा आ जाएगा ना, y is equal to mx, इस तरह से इसको निकाल लिया ना, और एक लाइन आ गई x बराबर 0। तो जब भी लगे हम स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें लाइन का स्लोप इन्वॉल्व है, उसको सोल्व करते वक्त जब कभी भी लगेगा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से कैंसिल कर रहे हैं
देन वन लाइन विल ऑलवेज बी वर्टिकल, एक लाइन हमेशा वर्टिकल आएगी, चाहे वो हाईएस्ट डिग्री 2 हो, चाहे हाईएस्ट डिग्री 1 हो, चाहे हाईएस्ट डिग्री 3 हो, एक लाइन वर्टिकल। तो दोनों लाइन को निकाल लिया अपने, ठीक है ना, दोनों लाइन को हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया और देख लिया अपने, कैलकुलेट करके निकाल लिया ना। अब देखो इनको क्या डायग्राम से वेरीफाई भी किया जा सकता है, हालांकि वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को, हमने मैथमेटिकली, क्योंकि वेरीफाई अपन डायग्राम बना के कैलकुलेट तभी कर पाते हैं जब डेटा थोड़ा कन्वीनियंट हो ना। डेटा इनकन्वीनियंट होगा तो हर बार डायग्राम से आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन डेटा यहाँ कन्वीनियंट है। देखो आप, हमें एक लाइन दे रखी थी, उसका मैंने डायग्राम बना दिया ना, जो लाइन दे रखी थी उसका डायग्राम बना लिया मैंने। लाइन हमें दे रखी थी, 1 मिनट लगेगा बस है ना, x प्लस वाई रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 बराबर 0, ये लाइन दे रखी थी है ना। इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं, x बराबर 0 रख दिया मैंने, तो y कितना आ गया, x बराबर 0 रख दो तो y कितना, या इसको देखो स्लोप तो कितना आ रहा है, -1/√3, स्लोप नेगेटिव है, और जो y इंटरसेप्ट है वो निकालने के लिए x बराबर 0 रखो तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, डायग्राम ऐसा बनेगा लाइन का। स्लोप कितना है इसका, -1/√3, इसका स्लोप हमारे पास है -1/√3, यानी इसका जो इंक्लिनेशन आएगा, इंक्लिनेशन tan थीटा अगर -1/√3 है तो बड़ी इंक्लिनेशन 150 डिग्री, क्योंकि डेटा आसान है ना भाई। अब ये मान लो 1/3 आ जाता तो ये एंगल अपन एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, इससे अपन समझ सकते हैं डायग्राम से, ये एंगल आ गया 150 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, इसका मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है ना। अब सवाल क्या था हमारा, हमें वो लाइन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो और जो इस लाइन के साथ, मतलब इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है ना। तो देखो डायग्राम से मालूम पड़ रहा है ना भाई, ये तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो हमें लाइन बनानी है जो यहाँ से पास हो, जो ओरिजिन से पास हो, और वो इस गिवन लाइन के साथ क्या बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो लाइन तो ये आ ही रही है, देखो ना, एक लाइन तो आ गई x बराबर 0, डायग्राम से काम चल गया ना। लेकिन डायग्राम से काम इसलिए चल रहा है क्योंकि डेटा कन्वीनियंट आ रहा है ना, वरना अगर डायग्राम से काम नहीं चलेगा हर बार, इसलिए अब मैथमेटिकल प्रिंसिपल याद कर रखा है हमने, हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से कैंसिल कर रहे हैं, एक लाइन वर्टिकल आएगी मतलब है ना, तो एक लाइन तो देखो वर्टिकल आएगी, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इस गिवन लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। अब दूसरी लाइन और निकालनी है तो उसको निकाल सकते हैं, दूसरी लाइन ऐसे बन जाएगी ना, ये ऐसे बन गई ना, एक 60 डिग्री ऐसे बन गया, ये 60 डिग्री बन गया मान लो, एक लाइन और हो गई जो ओरिजिन से पास हो रही है और 60 डिग्री एंगल बना। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो देखो ये वाला एंगल तो कितना हो जाएगा, शायद दिख रहा होगा आपको, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, छोटा सा एंगल है भाई, ये 30 तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो 30 है, ये वाला एंगल 30 है ना, ये वाला एंगल हो गया 120, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया 150, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना हो गया 30 हो गया ना, और अगर ये एंगल 30 है तो फिर ये भी क्या है, ये भी 30 है ना, यानी दूसरी लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना आ गया 30 आ गया, एक लाइन तो वर्टिकल आई गई और दूसरी का जो इंक्लिनेशन है वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, यानी स्लोप कितना आ गया 1/√3 ना। तो फटाफट डायग्राम से भी निकाल लिया हमने ना, हर बार डायग्राम से नहीं होता लेकिन है ना, क्योंकि डेटा अगर कन्वीनियंट नहीं आएगा तो डायग्राम से दिक्कत आएगी अपने को, इसे ध्यान रखें जब भी हम स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं, जब भी हम स्लोप वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमेशा जो है उसमें जब भी कभी भी हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से कैंसिल कर रहे हैं तो एक लाइन हमेशा वर्टिकल आएगी। बच्चों याद रखो इसको, आपका काम आसान रहेगा ना, तो ये हम कर सकते हैं ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास है ना। मैं थोड़ा बहुत एक दो सवाल दूंगा करने के लिए आपको ना, एक दो सवाल दूंगा बस करने के लिए, ताकि कल का होमवर्क भी मैंने दे रखा है ना, तो एक दो सवाल देने के बाद अपना पर्पस पूरा हो जाएगा क्लास लेने का ना। तो ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको, एक दो सवाल दूंगा लेकिन करने के लिए। तो होमवर्क लिख लें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, कुछ तो मैंने दे रखा है आपको, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें B1 करना है, B9 B10, B9 B10, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, B5 B6 और एक एक्सरसाइज 3 का पार्ट, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। फिफ्थ ये है बेटा, ये है आज का होमवर्क है ना बच्चों, ये आज का होमवर्क है ना, कल का दे रखा है मैंने ना आपको, थोड़ा बहुत जो आज पढ़े उनका सवाल कर पाएंगे अपने ना। जिंदगी देखो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, दिन रात लगे रहना पड़ेगा अपने को ना, तब जाके अपना काम चलेगा ना। ये होमवर्क करके लाना आज का, ये आज का मैंने कम दिया है ना, इनको करके लाना है। कल कंटिन्यू करेंगे बाकी, फिर हम जब भी हमारा शेड्यूल क्लास है वो कल कंटिन्यू करेंगे ना।